हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का मेगा लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेस्ट बुक पर चल रहा है, सेलेक्टेड क्यूएस मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा। ठीक है। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि किस तरीके से आप विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। कैसे आप यूनिट डिजिट से आंसर निकाल सकते हैं, कैसे आप ऑप्शन से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। चलिए शुरू होता हुआ काफ़ी देर के बाद। देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथ्स के साथ। ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं उसके साथ शुरू करें। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ही मेरा ये मार्कर आएगा ना, यहाँ पे ये टाइम रुक गया। ऐसा क्यों है? ये ना स्क्रीन पॉज हो जाती है। जो ये मेरा घटिया नकली सा मार्कर है ना, ये तभी चलता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। तो स्क्रीन पॉज हो गई है, टाइम नहीं रुका, टाइम बैकएंड में चल रहा है। जैसे ही मैं इस मार्कर को हटाता हूँ, ये टाइम देखो कम हो गया। ठीक है जी। तो इस बात को आप अन्यथा दूसरे तरीकों से ना लें, बाकी तो आपकी मर्जी, जिस मर्जी तरीके से लें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के साथ। एक संख्या का 65% 91 है, संख्या का मान बताना है। देखो भाई, 65% ये है, संख्या 100% होगी ना। तो अगर मैं कहूँ 91 65% है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी अपॉन में 65 इंटू 100, 100% की वैल्यू। 13×5 = 65, 13×7 = 91। ये 5 से घटा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ठीक है, 140। अगर आप चाहें बेसिक से करना तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, कि जैसे कलर बदलते हैं। हमने माना संख्या एक्स है, और एक्स का 65%, 65/100 बराबर कितना है? 91। इसमें भी क्या होगा, इस 100 ये जो 100 है, ये यहाँ पे इंटू में चला जाएगा, और ये 65 इंटू में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। सेम चीज़ बन जाएगी। ठीक है, समझ पाए? तो इस तरीके से आप बेसिक से भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, जिस मर्जी तरीके से करिए। तीन संख्याओं का योगफल इतना है, पहली और दूसरी के बीच का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर बताना है। तो पहली और हमने माना कितनी संख्या? तीन है ना, ए बी सी तीन संख्या मान लेते हैं। पहली और दूसरी के बीच का रेशियो क्या है? 7:11। दूसरी और तीसरी के बीच का रेशियो क्या है? 11:15। अब देखो, सॉरी, ये क्या है? यहाँ पे 11 है बी, और बी यहाँ पे भी 11 है। इट मीन्स कि बी की वैल्यू 11 ही है, सेम है ना। तो ए की वैल्यू एज इट इज 7, बी की 11 और सी की 15। ठीक है। अगर बी की वैल्यू अलग अलग होती तो हम इसको रेशियो को पहले कन्वर्ट करते, ए रेशियो बी रेशियो सी का। ठीक है। अब देखो, बी की वैल्यू 11, ए की 7 और सी की 15। इसने पूछा क्या है? पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। देखो, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच में अंतर कितने का है? 8 रेशियो का। जो भी आंसर होगा, पहली बात तो वो 8 का मल्टीपल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा। अब जो एक रेशियो की वैल्यू आएगी, उसमें इंटू 8 करूंगा, तभी तो 8 रेशियो की वैल्यू आएगी। इट मीन्स कि आंसर में 8 का मल्टीपल होना चाहिए। देखें, इसमें 8 का ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। 8 दूनी 16, ये मल्टीपल है, ये नहीं है। देखो, एक ही ऑप्शन है जो 8 का मल्टीपल दे रखा है। बाकी देखो, बेसिक से ही बताते हैं कैसे करना है आपको। कलर चेंज। ये तीनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है। पहली संख्या अगर 7 है, दूसरी 11 है, तीसरी 15 है। टोटल योग कितना है इन संख्याओं का? तो 20, 26, 30 और 3 33। तो 33 रेशियो है इनका योग। ठीक है जी। एक्चुअली में कितना है? 396। 33 रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू ये आ गई। निकालना है क्या इनका गैप? तो इंटू 8 कर देंगे तो 8 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। पहली और तीसरी संख्या के बीच में 8 रेशियो का अंतर है, तो 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 33 एकम 33, कितना बचा? 6 इधर गया, तो 33 दूनी 66, 12 अट्ठे 96, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो बेसिक से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जिस मर्जी से करो आप। हम्म, ठीक है जी। ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी क्रमशः इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। भाई देखो, ए बी
सी जो बोला होता है ना पहले इसमें लिख लिया करो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में। ए बी सी मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और सी अलग अलग। ए थोड़ा गला खराब हो रहा है भाई, सॉरी। ए और सी अलग अलग 12 और 18 दिन में। ए अगर 12 दिन में तो सी 18 दिन में कर सकता है। ठीक है। पूछा क्या बी अकेले कितने दिन, बी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो भाई इनका रेशियो निकालते हैं। तो 18 दूनी 36, ये 2 यूनिट आ गया। 12 तिया 36, 6 6 36। ठीक है, ये टोटल काम होता है। और ये वो काम होता है जो ये लोग एक दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। ए अकेला 3 काम और सी अकेला 2 काम कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर 5 काम कर सकते हैं और तीनों मिलकर 6 काम कर सकते हैं। तो ए और सी ने 5 काम कर दिया, मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो बी 1 काम कर रहा होगा ना। बी एक दिन में 1 काम करता है। सॉरी, गला ज़्यादा खराब है। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है तो 36 काम है टोटल। तो 36 काम को कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में कर देगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा इसने। कलर बदलते हैं, कलर बदल दिया। पूर्व, उत्तर और पश्चिम जिलों में कुल पुरुष शिक्षकों की संख्या तथा पूर्व और दक्षिण जिलों में महिलाओं के शिक्षकों के बीच का अंतर बताना है। पूर्व, उत्तर और पश्चिम ये 3 हैं। इनके बीच में पुरुष शिक्षकों की संख्या निकालो पहले कितनी है। 5, 7 5 12 और 8 20। 2 हासिल किया, 2 6 2 8 और 2 10। 1 2 3 4। ये तो आ गया पुरुष शिक्षकों की संख्या। अब पूछा गया इसने और पूर्व और दक्षिण जिलों में महिला शिक्षकों की संख्या के बीच में अंतर बताना है। तो पूर्व और दक्षिण, तो पूर्व ये रहा और दक्षिण ये रहा। इसमें टोटल कितनी संख्या है, 5 और 5 10। 1 हासिल किया, 7 1 8, 8 8 16। 6 1 हासिल किया, 3 और 1 4, 4 का 4। और यहाँ पे कितना बचा, 2 और 1 3। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये तो पूछा, अंतर पूछा ना। तो 5 में 0 गया 5, यहाँ पे हासिल आया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5। तो ऑप्शन नंबर 1 545 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80,000 रुपये के साथ 3 भागीदार एक कंपनी की स्थापना करते हैं। वर्ष के अंत में इतने 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 रुपए का लाभ कमाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति का निवेश बताना है। ठीक है जी। देखो इतने रुपए के साथ वो एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, मतलब तीनों ने मिलके इतने रुपए लगाए हैं। ठीक है जी। और इनका प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। आपको पहले भी बताया मैंने क्वेश्चंस में कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है और प्रॉफिट का रेशियो होता है वो सेम होता है। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और जिस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा उसी रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। ठीक है, देखो सब में दो दो जीरो हटा दो, 2 2 और ये 2 जीरो खत्म। अभी किससे कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं। 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48। तो तीनों के प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही रहेगा। तो दूसरे व्यक्ति का निवेश कितना है ये बताना है। तीनों ने मिलके कितना लगाया, 80,000। तो रेशियो में कितना लगाया, ए ने 8, सी ने 8, बी ने 5 और ए ने 3। तो 8 8 16। तीनों ने 16 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। बट एक्चुअली में कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, 1 2 3 4 5, 80,000 का। सॉरी 4 0, 80,000 का इन्वेस्ट किया है। तो 16 रेशियो की वैल्यू 80,000 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 16 पंजे 80। तो 5,000 आ गई एक रेशियो की वैल्यू। पूछा गया दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने 5 रेशियो का इन्वेस्टमेंट किया है। एक रेशियो के लिए 5,000, तो 5 की कितनी, 25,000। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं। कलर चेंज करते हैं। सॉरी। राम ने अपनी 8,000 रुपए की टेबल 20% के लाभ पर बेची। श्याम ने अपना 9,000 का पंखा 10% लाभ पर बेचा। अब राम ने अपनी विक्रय धनराशि 11 महीने के लिए इन्वेस्ट की। श्याम ने अपनी विक्रय धनराशि 8 महीने के लिए इन्वेस्ट की। उसके निवेश का अनुपात बताना है। कोई टाइम दे रखा है खाली, रेशियो सॉरी रेट वगैरह नहीं दे रखा क्या। अपनी टेबल 20% पे बेची इसने, पंखा इतने बेचा। राम ने 11 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और शाम ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। उनके रेशियो बताना है। ठीक है, वही राशि 11 महीने के लिए इंटू कर देंगे और इसको इंटू 8 कर देंगे 8 महीने के लिए। देखते हैं, इसने 20% के लाभ पे बिका तो 8,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10% 800 और 20% 1600। तो 8,000 रुपये की चीज़ पर 1600 का प्रॉफिट हुआ, तो उसने बेच कितने में दिया, 9600 में। ठीक है जी। इसने 9,000 रुपये का पंखा 10% के लाभ पे, 10% मतलब
इसका 900, तो 9,900। ये श्याम ने और ये राम ने। ठीक है जी। अब बोले राम ने अपनी विक्रय धनराशि जो बेच के मिला था उसको पैसा राम को 11 महीने के लिए इन्वेस्ट की, तो इंटू 11 कर दें। 11 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो इंटू 11। और शाम ने 8 महीने के लिए, तो इस राशि को शाम ने इंटू 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। उनके निवेश का रेशियो बताना है, तो ये रेशियो बताना है। तो एक बार इसके नीचे लिख दें तो इजी तरीके से हो जाएगा कलर चेंज करके। तो ये 9900 इंटू 8। तो भाई 2 0 से 2 0 खत्म। 11 एकम 11, 11 99। ये 8 से कट रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये 3 3 9, 3 चौक 12। तो 4:3 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? ग्राफ 4 राज्यों ए बी सी डी में 3 अनाज हैं PQR, उनका उत्पादन दर्शाता है। अनाज आर के कुल उत्पादन में राज्य बी का कितने प्रतिशत योगदान है? अनाज आर, तो आर के कुल उत्पादन में, तो अनाज आर ये है, तो चारों राज्य में कुल उत्पादन चाहिए ना इसका। 10, 15 10 25, 25 10 35 और 5 40। तो टोटल उत्पादन आर का 40 हो रहा है। ठीक है। बोल क्या रहा है, राज्य बी का कितने प्रतिशत योगदान है? तो बी में कितना हो रहा है? 15। तो भाई इसमें 15 हो रहा है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये इंटू 100 करेंगे। तो 5 × 15, 5 × 8 = 40। देखो 3/8 आ गया। आपको पता है 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। 8 में से 1 की वैल्यू 12.5% है, तो 3 की वैल्यू मतलब इंटू 3। तो ये हो जाएगा 12 × 36 37.5। ठीक है। बाकी आप बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से भी कर सकते हो। इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, पूरा यही आएगा 37.5। अगर आपको 1/8 की वैल्यू पता है तो आप इजीली कर दोगे जल्दी जल्दी। चलिए 50,000 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। 3 वर्ष के बाद धनराशि की गणना करनी है। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन। 3 वर्ष के लिए 6% की रेट पर इन्वेस्ट किया SI पर। तो अगर 1 साल में 6% मिलता है, तो 3 साल में कितना परसेंट मिलेगा? 18%। ठीक है। ये धनराशि है, इसका 18% कितना हो जाएगा? 18/100। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म। 18×5 = 90। 90 के बाद 2 0, 9,000। 50,000 रुपये की राशि पे 9,000 रुपये ब्याज मिलेगा 3 साल में, तो कितनी हो जाएगी? 59,000, 59,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। ठीक है। एक मशीन के मूल्य में 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? देखो 10% के रेट से इसका मूल्यह्रास होता है। आज इसका मूल्य ये है, तो बेसिक से कर सकते हैं। 10% का देखो, पहले डायरेक्ट करता हूँ मैं कैसे करेंगे। 10% की वैल्यू होती है 1/10। अगर किसी की कीमत 10 रुपये थी, तो वो 10% कम हो गई, मतलब 10 से 9 हो गई। 10 रुपये पे 1 कम हो गई ना। 2 साल तक ये क्रम चला, तो पहले साल 10 से 9, दूसरे साल भी 10 से 9 हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 × 100, 9 × 81। तो 2 साल में 10% की मूल्य ह्रास की दर से, डेप्रिसिएशन की रेट से 100 रुपये की कोई चीज़ 81 रुपये की हो जाती है ना। तो तो आज वो कितने की हो गई? 81 रुपये की। 2 साल पहले वो 100 रुपये की थी। तो आज की कीमत कितनी दे रखी है? ये दे रखी है। इट मीन्स कि जो मैंने माना है उसके हिसाब से 81 रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है। तो कलर बदल के काटता हूँ। देखो ये इसका डायरेक्ट डबल दिख रहा है। 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, तो इंटू 2 हो रहा है ये, तो 2,000। एक रेशियो की वैल्यू 2,000 आ गई। जो मैंने माना है, मेरे मानने के हिसाब से 2 साल पहले 100 है, आज 81 है, तो आज की कीमत ये है। तो मेरे हिसाब से एक रेशियो की वैल्यू 2,000 आ गई। तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 2,000 करेंगे तो 3 2 5 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बाकी आप ना देखो बेसिक से भी कर सकते हो उसको। मैंने माना 2 साल पहले एक्स थी, उसके बाद 10% की कमी आ गई, मूल्यह्रास हो गया, तो वो अपना कितना बची? 9/10 बची। फिर अगले साल भी 9/10 बची, और बराबर कितनी हो गई? ये हो गई। ठीक है। अब ये 10 10 यहाँ पे डिवाइड में, तो इंटू में चला जाएगा। 2 10, ये क्या है? इंटू में 81, तो नीचे आके 81 डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 बार में कटेगा। यहाँ 3 0, यहाँ 2 0, फिर से 5 0। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो आप बेसिक से या किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक कक्षा में 100 छात्र हैं, जिनमें 70% लड़कियां हैं और अन्य लड़के हैं। परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। उनका सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? लड़कों का बताना है। ये बहुत बेसिक सा सवाल है एवरेज का। देखो सिंपल सी चीज़, 70% लड़कियां हैं
और बाकी सब लड़के हैं। 70% मतलब 10 में से 7। तो मैं कहूँ कि यहाँ गर्ल्स, यहाँ बॉयज़। तो 10 में से 7 लड़के हैं तो 3 लड़के होंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है रेशियो में। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। लड़कियों का एवरेज मार्क्स लड़कों से 20% अधिक है। अगर लड़कों का 5 है तो 5 से 20% अधिक मतलब लड़कियों का 6 होगा एवरेज अंक। समझ पा रहे हो ना? लड़कों से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। तो अगर लड़कों का 5 है एवरेज मार्क्स, तो लड़कियों का मार्क्स एक ज़्यादा होगा, मतलब 6 होगा। 20% ज़्यादा है ना, तो 5 से 6 हो जाएगा लड़कियों का। ठीक है। सभी का एवरेज मार्क्स जो है वो 57 है। तो अगर मैं देखूँ ये क्या है, बच्चों की संख्या है कि 7 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, ये इनके एवरेज मार्क्स है। अगर मैं सभी का एवरेज निकालने की कोशिश करूँ अपने रेशियो के हिसाब से, तो 7 लड़कियां हैं, एक लड़की के मार्क्स 6 हैं, एवरेज 6 है। तो इन सब के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 42। ठीक है। 3 लड़के हैं, एक का एवरेज मार्क्स 5 है, तो 15 इनके हो गए टोटल नंबर्स। ठीक है। तो इनके सब टोटल नंबर्स कितने हो गए? 50 और 7 57। 57 मार्क्स हो गए मिला के। और एवरेज निकालना है तो सबके मार्क्स तो 57 हो गए। संख्या कितनी है इनकी? एवरेज यही होती है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने लोग हैं? 3 10। ठीक है, ये एवरेज हो गया। सबके मार्क्स का सम ये है और टोटल बच्चे हैं 10, तो ये एवरेज आ गया। बट ये तो मेरे मानने के हिसाब से है ना, जो मैंने माना है 7 3 6 5। बट एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 57। आप समझ पा रहे हो ना? कलर चेंज करते हैं। इस इसकी वैल्यू ये दे रखी है 57। तो मैंने जो माना है उसके हिसाब से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको 1 इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 10 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे चला जाएगा इंटू में, अपॉन में ये 57 या इंटू में, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। 57 से 57 कैंसिल। मेरे रेशियो के हिसाब से एक रेशियो की वैल्यू 10 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 10 आ गई। अब जो पूछ रहा है बता दो। क्या पूछा उसने? लड़कों का औसत प्राप्तांक। तो लड़कों ने एवरेज कितना मार्क्स प्राप्त किए? 5। 5 रेशियो प्राप्त किए और एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 5 रेशियो की 50। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम ना छोटी मोटी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मेरे से, तो आप देख लेना उसको, बाद में देख लेंगे वो तो कोई नहीं, जब इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर मेरे से कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और आपको लगता है कि नहीं आपने ठीक किया है, मैं गलत कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये, ठीक है, कि आपका ठीक हो, मैं आंसर इसका गलत सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ। छोटा मोटा अगर हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक तो उसको माफ़ कर देना मुझे। ठीक है जी। चलिए, एक मंदिर में क्रमशः इतने इतने मिनट के अंतराल पर 4 घंटियाँ बजती हैं। 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया, दोबारा कब बजेंगी? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। हम मॉक लगा रहे हैं तब से भी बहुत बार आ चुका है। इतने इतने मिनट के अंतराल पर बजती है, एक साथ कब बजेंगी? इसके लिए हम निकालते हैं इनका एलसीएम। आपको पता है इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे बड़ी संख्या मैंने 36 मान ली। अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है तो आप दूसरे तरीके से एलसीएम निकालना। एट द एंड निकालना इसका एलसीएम ही है। ठीक है जी। चलिए, 36 मैंने एलसीएम माना, तो ये क्या हो गया? 12 तिया 36। ठीक है। अब 24 आ गई दूसरी संख्या, तो 24 इसमें है क्या? 12 दूनी 24। तो 12 तो है लेकिन दूनी नहीं है, तो दुआ यहाँ लगा दिया। ठीक है, 16। तो 16 इसमें 4 तिया 12 ही है, तो 4 ये रहा, 2 ये रहा, 4 दूनी 8 हैगा, और 16 चाहिए तो 8 दूनी 16, तो 2 की कमी है, 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। 12 ऑलरेडी इसमें है। 12 तिया 36 दूनी 72 दूनी 144। तो 144 मिनट के बाद दोबारा से घंटियाँ बजेंगी। तो 144 मिनट मतलब 2 घंटे हो गए। 120 मिनट और 24 मिनट, है ना? 120 मिनट और 24 मिनट, 2 घंटे प्लस 24 मिनट। अगर 6 बजे बजना शुरू हुई थी घंटियाँ, तो 2 घंटे 24 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, तो 6 2 8 और 24 मिनट। ठीक है जी। चलिए, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 338 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही है। समान दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 39 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति की स्पीड बतानी है। बहुत बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। एक ट्रेन चल रही है ऐसे और सामने एक व्यक्ति चल रहा है सेम ही डायरेक्शन में, समान दिशा में। ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है? ट्रेन इस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? इस व्यक्ति को ट्रेन उतनी ही देर में पार करेगी जितनी देर में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी को चलेगी। ठीक है। अगर आगे इसकी कोई ट्रेन चल रही होती तो ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करती? अपनी प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को जितनी देर में चलेगी ट्रेन, उतनी ही देर में ये एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। ठीक है, समझ पाए? तो ये व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी? दे रखा है इसने 39 सेकंड में। 39 सेकंड में क्रॉस करने के दौरान ये कितनी
डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी इसकी लेंथ है, ठीक है ना। तो भाई देखो टाइम बराबर क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगी अपनी लेंथ के बराबर, और यहाँ पे स्पीड होती है इनकी रिलेटिव स्पीड, मतलब दोनों की स्पीड अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड माइनस करके जो आता है वो होती है रिलेटिव स्पीड। अगर ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो आमने सामने तो इनकी स्पीड को प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो पूछा गया व्यक्ति की स्पीड पूछी है, गति पूछी है, तो मैंने मान लिया पहले तो डिस्टेंस देखो कितना है, रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है 338, तो डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। अपॉन में रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो व्यक्ति की स्पीड नहीं दे रखी मीटर प्रति सेकंड में, एक्स मान ली मैंने। व्यक्ति की स्पीड एक्स है और ट्रेन की कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 5/18। तो ये 6×18, 6×10, 10×5 = 50, 50/3। ट्रेन की स्पीड आ गई, अरे यार, ट्रेन की स्पीड आ गई 50/3, ठीक है। और माइनस व्यक्ति की स्पीड कितनी है एक्स, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। बराबर टाइम कितना है 39 सेकेंड्स, ठीक है। कलर बदलते हैं और फेस को आगे करते हैं। अब देखो इसके अपॉन में एक मान लो, इनटू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे नीचे की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 - 3x अपॉन में 3 है ना। तो 50 - 3x अपॉन में 3, जो अपॉन में 3 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे इनटू में 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऊपर क्या बचा 50 - 3x, यहाँ से ही खत्म। तो ये जो 50 - 3x है ये अपॉन में फ्रैक्शन में नीचे है ना डिवाइड में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 50 - 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में आ जाएगा इसके, ये डिवाइड में है ना तो यहाँ पे इंटू में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ही खत्म। अब ये 39 जो है यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ पे आके 39 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बिल्कुल। ये 3 से काट दो, 3 × 3, 3 × 3, 3×3 = 9, 13 से कट रहा है क्या, 13×2 = 26, 4 और 3 7, 13×6 = 78, बिल्कुल। 13×2 = 26, 13×6 = 78, ठीक है जी। अब यहाँ पे बचा क्या है एट द एंड, 26 बराबर 50 - 3x, ये तो बचा यहाँ पे ये। अब ये 3x इधर आ जाएगा बराबर, ये इधर चला जाएगा 26, तो 50 में से 26 गया 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24/3, मतलब 3×8 = 24, 8। तो x क्या है इसकी स्पीड मानी और यही पूछ रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 8, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। चलिए, एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, अगर चीनी की कीमत 2 रुपये कम हो जाए तो पहले चीनी की कीमत क्या थी। देखो बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, ऑप्शन पुट करो सीधा, आई थिंक ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो सीधा ऑप्शन पुट करो। क्या पूछ रहा है, चीनी की कीमत क्या थी, पहले क्या थी। हमने माना पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले कीमत 4 थी, ठीक है। अगर टोटल रुपए 16 हैं, 16 रुपये हमारे पास है, 4 रुपये कीमत थी तो कितने किलो चीनी खरीद पा रहा था मैं, 4 किलो। अब रेट कितना कम हो गया, 2 रुपये कम हो गया, तो 4 से 2 हो गया। अब 16 रुपये में मैं कितना खरीद सकता हूँ, 2×8 = 16, 8 किलो खरीद सकता हूँ। क्वेश्चन में जो बोला वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 2 रुपये कीमत कम करने पर 4 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा हूँ क्या, मैं पहले से 4 किलो अधिक खरीद पा रहा हूँ, बिल्कुल सही। आपकी किस्मत अच्छी, पहला ही ऑप्शन सही दे रखा है इसने, ठीक है। ये बहुत छोटी वैल्यू होती है तो आप ऑप्शन पुट कर दो सीधा, ठीक है जी। चलो 50,000 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर इतने वर्ष के लिए इतने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतने वर्ष के लिए इतने रेट से साधारण ब्याज का दुगना है, दोनों भाग के बीच का अंतर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये तो। इतने रुपए हैं, इसको दो भाग में विभाजित किया गया है, पहले भाग को इतने समय के लिए इस रेट पर जो साधारण ब्याज मिलता है, पहले भाग पर जो साधारण ब्याज मिलता है वो दूसरे भाग पर मिलने वाले साधारण ब्याज का दुगना है। तो बहुत इजी हो गया, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, तो आपको क्या करना है, अब पीआरटी से ही करना है, ठीक है। जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो पीआरटी लगाओ सीधा। इसने कहा दो दो भागों में विभाजित किया है, तो आप क्या करो, एक भाग को एक्स मानो, एक को वाई मानो, रेशियो आ जाएगा, आसानी से कर पाओगे। ऐसे मत मानना कि एक भाग को एक्स और दूसरे को 50,000 - एक्स, वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक भाग एक्स है, एक भाग वाई है, तो एक्स और वाई दो भाग है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स है, यहाँ पे प्रिंसिपल वाई है। यहाँ पे जो वो मिलता है ब्याज, यहाँ पे जो एसआई मिलता है, एसआई आपको पता है क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है एक्स, इंटू रेट क्या है यहाँ पे पहले वाले भाग पे 6×3 = 18, 2 20/3, रेट यहाँ पे है 20/3, इंटू टाइम क्या है 5×20 और 1 21/5, ये इनका टाइम है, अपॉन में 100 बराबर है दूसरे वर्ष दूसरे भाग पर जो मिलता है एसआई उसका दुगना।
तो दूसरे भाग पे प्रिंसिपल वाई इंटू आर कितना है, रेट कितना है यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू टाइम कितना है 4 दूनी 8 3 11/4, ये टाइम है अपॉन में 100। इसने बोला ये है कि पहले भाग पर जो एसआई मिलता है वो दूसरे भाग पर जो एसआई मिलता है इसका दुगना है, तो यानी इसका दुगना है ये। ठीक है, पहले वाला जो है इसका दुगना है, तो इंटू 2 भी कर दिया हमने। देखो 4 से ये 4 कैंसिल, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये 100 से नीचे वाला 100 कैंसिल। अब यहाँ पे 3 सत्ते 21, 5 चौका 20। ठीक है, बचा क्या, 7 चौका 28, 28x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 11 दूनी 22y बराबर हो गया 22y। कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब जो x के सामने है वो उसकी वैल्यू है, जो y के सामने है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो x के सामने क्या आ गया 11, तो x की वैल्यू 11 आ गई, और y के सामने क्या आ गया 14, तो y की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, तो अगर मैंने x 11 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो y पे 14 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। पहला भाग अगर मैंने 11 इन्वेस्ट किया तो दूसरा भाग 14 इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल मिला के मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, 11 और 14 25। तो इस 25 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट ये है। पूछा क्या है, दोनों भाग के बीच का अंतर। तो दोनों भाग के बीच का अंतर कितना है भाई, देखो ये 14 ही 11, तो इनके बीच का अंतर होगा 3। तो 3 का मल्टीपल देखो कौन सा है, 3 का मल्टीपल एक ही दे रखा है, खत्म काम। बेफिजुल में क्यों टाइम खराब करना, बाकी आप बेसिक से कर सकते हो। कैसे, 25 रुपये है यहाँ पे मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 25 रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, इसको 50,000 को 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 2,000 आ गया। इनका डिफरेंस क्या है, 3 रेशियो के बराबर, तो 2 तिया 6। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी टाइम को देखते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी से, कम नहीं पड़ना चाहिए समय कल की तरह। सोनू मोनू की आयु का अरे वाह, सोनू मोनू आ गए। सोनू मोनू की आयु का अनुपात इतना है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। अभी इनका एज का रेशियो क्या है, ये एस है, ये एम है, सोनू मोनू। और 12 वर्ष बाद मतलब 7 और 6। तो भाई देखो 12 वर्ष बाद है, 12 वर्ष बाद यहाँ पे कितने का गैप है, 2 रेशियो का। यहाँ पे कितने का गैप है, 2 रेशियो का, यानी कि बिल्कुल सही रेशियो दे रखा है। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो दिक्कत हो जाती। यहाँ पे भी सेम रेशियो इंक्रीज है, यहाँ पे भी सेम रेशियो, और यहाँ पे 2 रेशियो इंक्रीज हो रहा है, बट इसने तो बोला भाई 12 साल बाद है ही, तो 2 रेशियो की वैल्यू 12 दे रखी है। ठीक है, 5 से 7 होने में इसको 2 रेशियो लग रहे हैं, बट एक्चुअली में 12 साल लग रहे हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, पूछा क्या है इसने, मोनू की वर्तमान आयु, मोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 4 रेशियो, तो एक की वैल्यू 6, 4 की 24, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला इसने, 8,000 रुपये की राशि में 2 वर्ष के बाद कितनी बढ़ोतरी होगी कि प्रति वर्ष लगभग 5% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लागू किया जाता है। 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 5% की रेट से CI, है ना, CI तो पूछ रहा है। अब यहाँ पे 8,000 से ज़्यादा है, मतलब ये पूछ रहा है कितना हो जाएगी। ऑप्शन सारे 8,000 से ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगी ये पूछ रहा है। 2 वर्ष की बात है, 5% रेट है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो राशि 20 से 21 हो रही है पहले साल, फिर दूसरे साल 20 से 21 हो रही है, बिल्कुल एट द एंड हो क्या जा रही है, तो ये 400 हो गया, और ये 441 हो गया। ठीक है जी, तो राशि 400 रुपये से 441 हो जा रही है कितनी एक्चुअली में राशि, 8,000, तो 400 रुपये की वैल्यू 8,000 दे रखी है, तो यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दूं और 4 से खत्म कर दूं, 4 दूनी 8, एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। तो अमाउंट कितना हो जा रहा है यही तो बताना है, तो एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो इस रेशियो की वैल्यू निकालनी, तो इंटू 2 0, तो 800, 800 4 दूनी 8, 882 0, तो 8,820 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 3 दोस्तों ABC में विभाजित किया जाना है, जिन्होंने कंपनी में अपना धन इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सबसे अधिक इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति का भाग इतना है, तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी ये बताना है। देखो भाई लाभ मिलेगा, तो लाभ उसी रेशियो में मिलता है जिस रेशियो में उन्होंने निवेश किया है। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने इस रेशियो में किया है, तो लाभ भी इसी रेशियो में मिलेगा, मतलब पहले को 9 मिलेगा, दूसरे को 12 और तीसरे को 19 रेशियो। ठीक है, इसने बोला कि सबसे अधिक निवेश करने वाले को व्यक्ति को इतना लाभ मिलता है, तो सबसे अधिक निवेश तो इसने किया 19 वाले ने, 19 की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, पूछा क्या ए को कितना मिलेगा, और 9 की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, तो पहली बात तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा, अगर 9 की वैल्यू पूछी है तो 9 का मल्टीपल इसमें कौन है, 8 8 16 4,
4 4 8, 10 और 8 18, ये ठीक है। 6 8 से 14 4 18, ये हो सकता है। 11 ये नहीं हो सकता। 10 8 18 ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता, तो यानी दो ऑप्शन है, 9 के मल्टीपल तो हमें करना पड़ेगा पूरा। तो भाई 52 44 ये दे रखी है हमारी 19 की वैल्यू। ठीक है, हमें 9 की वैल्यू निकालनी है इंटू 9। इसको काटो भाई, तो 19 दूनी 38, 40 50, 14 बचा, 14 144 हो गया ये। तो 19 सत्ते 133, तो 133 पर 11 बचा, और यहाँ पे 4 ले लिया इधर से, तो 114 हो गया। 19 छिक्का 114, तो ये आ गया 276 इंटू 9। तो मल्टीप्लाई करें तो 9 छिक 54, 5 9 सत्ते 63, 5 68, 9 दूनी 18, 20 4 24, तो 2 4 8 4, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश अपने सावधि जमा खाते में अपने वेतन का इतने प्रतिशत क्रेडिट किया और किराने के सामान लेने में शेष राशि का 30% खर्च किया, उसके पास इतने रुपए नगद बचे, तो वेतन क्या है? ये सेम सवाल आ चुका है पहले। देखो मैंने मान लिया कि उसके पास 100 रुपये था, उसका वेतन 100 रुपये था। ठीक है, उसने अपने वेतन का 15% क्रेडिट कर दिया, कहाँ पे? सावधि जमा खाता, मतलब एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है, टाइम डिपॉजिट होता है ना जो, वो उसमें उसने जमा कर दिया, तो 15% जमा कर दिया, मतलब 15 रुपये उसने जमा कर दिए। ठीक है, और किराने के सामान लेने में उसने शेष राशि का, अब इसमें शेष कितने बचे इसके पास? 15 खर्च हो गए, 85 बचे। शेष राशि का 30% इसने खर्च किया है किराने के सामान पे, तो इसका 30% ये खर्च कर देगा। अब देखो 30% के लिए पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो मैं पॉइंट से बचता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक जीरो और बढ़ा देता हूँ। इसमें एक जीरो बढ़ेगी तो इसमें भी बढ़ेगी, और इसमें भी। ठीक है, 1000 का 15%, 150 बचा 850। इसका 30% आराम से निकाल दूंगा। ठीक है ना, तो 850 जो बचा हुआ था शेष राशि, इसने कहा जो बची हुई थी, उसका 30% खर्च कर रहा है वो सामान पे, तो इसका 10% हो गया 85, और 85 इंटू 3 कर देंगे, 30% हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 अठे 24 और 1 25। ठीक है, तो 255 रुपये इसने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने बचे? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5। इतने रुपए उसके पास बचे। अगर उसकी इनकम 1000 होती तो इतने रुपए बचते, बट एक्चुअली में बच कितने रहे? उसके पास इतने रुपए बच रहे हैं। तो मेरे मानने के हिसाब से जो मेरा रेशियो बचा है, इस रेशियो की वैल्यू एक्चुअली में इतनी है। तो एक बार कलर बदलते हैं, तो 2380 कितने रेशियो की वैल्यू दे रखी है इसकी? एक रेशियो की वैल्यू ये हो जाएगी, अपॉन में ये कर दिया, ये एक रेशियो की वैल्यू होगी। इनटू हमें निकालना क्या है, पूछा गया वेतन, तो वेतन मैंने इसको 1000 रेशियो माना था। एक रेशियो की वैल्यू ये है, तो 1000 की निकालनी है, तो इंटू 1000। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 5 निम 45, तो ये कटा 5 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 3 दगा 5 30, 17 सत्ते 119, है ना, 17 दूनी 34, और 34 और 10 44 और 3 13, 17 अट्ठे 136। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो 7 चौक 28, 4, तो 4 इंटू 1000, 4000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। क्या बोल रहे हैं ये? के, ये कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल है। जो के है वो इनमें से जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है उसका गुणनफल है, तो इसका मान बताना है। कलर बदलते हैं इसका, ये कि जो है इनमें से सबसे छोटी और बड़ी। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, इसका बेस सेम करने की कोशिश करेंगे, खामा का टाइम क्यों खराब करना, परसेंटेज में इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर दो। तो पहले वाला क्या है, 1/4 होता है 25%, 2/3 होता है 66%, 4/5 होता है 80%, और 5/8, 1/8 होता है 12.5, तो 12 पंजे 60, और 62.5 हो गए, और ये 3/4 होता है 75%। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ सबसे छोटी कौन सी संख्या है? ये सबसे छोटी होगी 1/4, और सबसे, ये बोला इसने सबसे बड़ी और सबसे छोटी का मल्टीप्लीकेशन है के, तो सबसे छोटी इंटू सबसे बड़ी कौन सी? 80%, तो ये 4/5, 4/5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 1/5। के की वैल्यू आ गई 1/5 है। फिर से कलर बदलेंगे, तो के की वैल्यू 1/5 है, तो पूछा गया इसने ये इसकी वैल्यू बतानी है, तो 1/के की वैल्यू 1/5 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा फ्रैक्शन में, तो इंटू 5 हो जाएगा, तो 5/1, तो 1/के की वैल्यू आ गई 5 + 4 9, और यहाँ पे 1/के की वैल्यू क्या है? 5 - 2, तो 9 और 3, 9 3 27, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला इसने कि एक व्यक्ति 30 सेब को 40 सेबों के
क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है। 30 सेबों को 40 सेबों के क्रय मूल्य पर बिकता है, यानी 30 सेबों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 40 सेबों के कॉस्ट प्राइस के। सिंपल, इससे ये खत्म जीरो से। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 4, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3। ठीक है, जो इनके सामने लिखा होता है वो इनकी वैल्यू होती है। तो 3 रुपए की चीज़ है, 3 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए की चीज़ है 4 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने का 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा लाभ 3 रुपए पे, तो 1/3 होता है 33%। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने बोला, कलर बदलते हैं इसका। 10 रुपए प्रति किलो 10 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले द्रव की कितनी मात्रा 50 किलोग्राम विलियन, जिसका मूल्य इतने रुपए किलोग्राम है, में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो। 10 रुपए मूल्य वाले द्रव है, उसकी कितनी मात्रा 50 किलो वाले में, जिसका रेट ये है 10। पहले वाले का रेट 10 है, दूसरे वाले का 50 है। दूसरे वाले की क्वांटिटी दे रखी है, पहले वाली की कितनी मात्रा में मिलाना है, तो पहले वाली की क्वांटिटी पूछ रहा है। ओवरऑल 20 रुपए है। देखो सिंपल एलिगेशन लगा दो, 10 रुपए वाला द्रव है ना, बेसिकली चावल वाला है कि 10 रुपए वाला चावल है प्लस दूसरा चावल है 50 रुपए वाला। इन दोनों की कुछ कुछ क्वांटिटी हमने मिलाई, पता नहीं, लेकिन दूसरे वाली की क्वांटिटी हमने 50 मिलाई और पहले 10 रुपए वाले की कितनी मिलानी यही पूछ रहा है, तो हमने माना एक्स मिलानी है। ठीक है, तो 10 वाली मिलाई, 50 रुपए वाली मिलाई, ओवरऑल इसका मिलाने के बाद प्राइस हो गया 20 रुपए। तो इसका रेशियो निकालो, तो इसका रेशियो हो जाता है 30, 20 में से 10 गया 10, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो 3:1। अब एलिगेशन का जो नियम होता है वो होता है कि नीचे का जो रेशियो है ना ये बराबर होता है ऊपर वाली इस क्वांटिटी के रेशियो के। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। यही पूछा है कि कितना मिलाना है, तो 150 मिलाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ पाए आप बात को? नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा से देखें, और कोई नया क्वेश्चन नहीं, हम पहले भी इसको मॉक में कई बार कर चुके हैं। एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए 35 पुरुष 14 महिला या, इसको ध्यान रखना, या 21 पुरुष 56 महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो कार्य को 35 दिनों में पूरा करना हो तो पुरुषों की संख्या 19 हो, महिलाओं की कितनी आवश्यकता होगी। कार्य 35 दिनों में पूरा करना है, पुरुष 19 है, महिला कितनी चाहिए। और ये बोला इसने 25 दिनों में पूरा करने के लिए 35 पुरुष और 14 महिला या 21 पुरुष और 56 महिलाएं चाहिए। तो इसने ये बोला कि भाई 35 पुरुष प्लस 14 महिलाएं जितना काम करती है ना, उतना ही सेम काम 21 पुरुष या प्लस 56 महिलाएं करती हैं। ये बोला ना इसने कि 35 पुरुष 14 महिला या 21 पुरुष 56 महिला, तो इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है ना, जितना काम ये लोग करते हैं उतना ये करते हैं। तो अब देखो ये 21 इधर आ जाएगा, तो 35 पी में से 21 पी गया, कितना बचा 7 दूनी 14 बराबर, ये 14 इधर चला गया तो 14 चौका 56, 14 तिया 42, तो ये 42 एम बचा। ये एक 14 एकम 14, 14 तिया 42। सेम चीज जो जिसके सामने होता है उसकी वैल्यू वही होती है, तो एम की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 3। तो पी की एफिशिएंसी आ गई भाई 3 और एम की एफिशिएंसी आ गई 1। पी एक दिन में 3 काम करता है, एक पुरुष 3 काम करता है और एक महिला 1 काम करती है। ठीक है, तो अब हम टोटल काम निकाल लेते हैं। ये लोग मिलकर कितने दिन में काम पूरा करते हैं 25 दिन में, तो ये एक दिन का काम है। एक सेकेंड, पी की वैल्यू क्या है 3, तो 35 पुरुष हैं, तो 35 पुरुष कितना काम करते हैं, एक पुरुष 3 काम करता है, तो 35 करेंगे इंटू 3 प्लस 14 महिलाएं, एक महिला 1 काम करती है तो 14 महिला 14 काम करेंगी। ये कितना हो गया 5 तिया 15, 3 तिया 9, 105 प्लस 14 119 हो गए। ठीक है, 119 काम एक दिन में करते हैं। टोटल काम कितने दिन में हो रहा है इनका पूरा 25 दिन में, तो भाई एक दिन में 119 काम कर रहे हैं और 25 दिन में काम पूरा करेंगे, तो इंटू 25 ये हो गया इनका टोटल काम। ठीक है, कलर बदलते हैं, बिल्कुल ये इनका टोटल काम है। पूरा मत करना भी मल्टीप्लीकेशन। आगे देखो इसने इन्होंने क्या बोला है, काम को 35 दिनों में पूरा करना है। तो अगर मैं ये टोटल काम को 35 दिनों में पूरा करना चाहता हूँ तो अपॉन में 35 कर देता हूँ, तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं एक दिन में कितना काम करूंगा। 35 से भाग कर दिया मैंने, 35 दिन में काम पूरा करना है, तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि एक दिन में मुझे कितना काम करना है। तो ये गया 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 7 एकम 7, 4 इधर गया, 7 सत्ते 49, 17 पंजे 85। एक दिन में मेरे को 85 काम करना पड़ेगा अगर 35 दिन में काम पूरा करना है तो। अब मेरे को एक दिन में 85 काम करना है और मेरे पास पुरुष कितने हैं 19, तो एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, तो 19 पुरुष एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 57 काम। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 57 काम तो पुरुष कर रहे हैं। टोटल काम कितना करना है 85, तो 85 में से 57 काम पुरुषों ने कर दिया, तो बचा कितना काम 15 में से 7 गया 8, 2, 28 काम बचा। ठीक है, तो
उसके लिए हमें महिलाएं चाहिए अब। तो कितनी महिलाएं इस काम को कर सकती हैं? एक महिला एक काम करती है, तो 28 काम कितनी महिलाएं करेंगे? 28 महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ पाए मैंने क्या किया? पहले टोटल काम निकाला, टोटल काम को 35 से डिवाइड किया, क्योंकि 35 दिन में काम पूरा करना है। तो मैंने देखा कि एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में इतना काम होगा। फिर मैंने देखा कि मेरे पास 85 काम करने के लिए 1900 पुरुष हैं। तो मुझे पता है एक पुरुष 3 काम करते हैं एक दिन में, तो 19 पुरुष 57 काम कर रहे थे। टोटल काम 85 करना है, तो पुरुषों ने 57 कर दिया, बचा काम 28। इसके लिए हमें महिलाओं की आवश्यकता है। एक महिला एक काम करती है, तो 28 काम 28 महिलाएं कर पाएंगी। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, ए और बी एक साथ 40 दिन में पूरा करते हैं काम को, बी और सी एक साथ 25 दिनों में करते हैं। लिख लेते हैं ए प्लस बी 40 दिनों में काम कर सकते हैं, और बी प्लस सी सेम काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए और बी ने क्रमशः 6 और 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने 6 दिन बाद और बी ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है। ए के चले जाने के बाद सी कार्य में शामिल हो जाता है। सी कार्य को इतने दिनों में पूरा करता है। सी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर देगा? शायद ये सेम सवाल हम पहले भी मॉक में कर चुके हैं, आई थिंक। ठीक है। तो उसने बोला ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी ने क्रमशः, मतलब ए ने 6 दिन बाद और बी ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए गया तो सी उसके साथ आ गया। तो पहले मैं इनका एफिशिएंसी निकालता हूँ इनकी। तो 25 8 है 200, तो ये 8 आ गई इनकी एफिशिएंसी, इनकी आ गई 4 5 20। अब मैं इस काम को देखो, ये मेरा टोटल काम है। ठीक है। ए और बी ने मिलके काम करना शुरू किया, तो ये ए प्लस बी ने काम मिलके शुरू कर दिया। काम शुरू होने के बाद ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए और बी ने 6 दिन तक काम किया साथ में। ठीक है जी, बिल्कुल। और फिर बी ने 8 दिन बाद, शुरू होने के 8 दिन बाद, मतलब यहाँ पे ये 2 दिन तक बी ने काम किया। बी ने काम किया था, है ना। 8 दिन बाद उसने छोड़ा है, तो 2 दिन तक तो काम किया होगा। ए 6 दिन बाद जा चुका है, पर बी ने 8 दिन बाद छोड़ा, इसलिए 2 दिन तक काम किया। बट जैसे ही ए चला गया, ए के जाने के बाद सी इसके साथ जुड़ गया, तो बी के साथ सी ने मिलके 2 दिन तक काम किया होगा। ठीक है। सी कार्य को 40.5 दिनों में पूरा करता है। सी जब आता है तो उसके बाद 40.5 दिनों में काम को पूरा करता है, मतलब 2 दिन तो उसने यहाँ काम किया। तो सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा? 38.5 दिन, है ना। 40 दिनों में पूरा करता है, 40.5 दिनों में। तो 2 दिन यहाँ हो गए, तो 38.5 दिन उसने अकेले काम किया। बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं ये देखूँ कि टोटल काम जो है 200 है ना, तो मैं ये देख लेता हूँ किसने कितना कितना काम किया। तो इस कलर को बदलते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। बी प्लस सी मिलकर 8 काम करते हैं, ये निकाला हुआ है हमने। ठीक है। सी एक दिन में कितना काम करता है पता नहीं, तो हमने मान लिया सी एक दिन में सी काम करता है। ठीक है। तो 5 काम के हिसाब से 6 दिन में कितना काम हुआ? 30 काम कर दिया इन्होंने। बिल्कुल ठीक। प्लस 8 काम करते एक दिन में, 2 दिन में कितना? 16 कर दिया। सी काम करता है तो 38.5 दिनों में 38.5 इंटू सी काम कर दिया इसने। और टोटल काम कितना हो गया? 200, है ना। टोटल 200 है, तो इसमें क्या हुआ? 46 ही हो गया, तो 46 इधर आके माइनस हो गया। कितना बचा? 154। अब ये 38.5 सी के मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 38.5। ऊपर एक जीरो लगा के पॉइंट हटा दिया, तो 154 11 से कट रहा है। 11 तिया 33, 11 पंजे 55, ये आ गया 11 एकम 11, 11 चौक 44, 0। 35 दूनी, नहीं नहीं, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 35 चौका 140। तो सी की वैल्यू आ गई 4। तो सी की एफिशिएंसी 4 है। पूछा क्या है? सी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर देगा? एक दिन में 4 काम करता है, 200 काम कितने दिन में पूरा कर देगा? 4 पंजे 20, 50 दिन में। तो सी 50 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। इजी क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बस, हल्का सा। ठीक है जी। एक वर्ष के दौरान परिवार का औसत औसत मासिक खर्च 3 महीनों में इतने रुपए। अगले, ये क्या बोल रहा है? औसत मासिक खर्च है ये। ठीक है। पहले 3 महीनों के लिए इतना है, अगले 4 महीनों के लिए इतना है, 5 महीनों में इतना है। वर्ष के दौरान वो बचत इतनी करता है, तो उसका औसत मासिक आय कितनी है ये बताना है। तो भाई परिवार औसतन खर्च करता है पहले 3 महीने में 4,000, तो 3 महीने में टोटल खर्च कितना कर देगा? 12,000, है ना। एवरेज मतलब एक महीने में 4,000 करता है 3 महीने तक, तो 12,000 खर्च कर देगा। 4 महीने में वो लगातार एवरेज इतना खर्च करता है, तो 90 9 दूनी 18, 18,000 रुपये खर्च कर रहा है वो 4 महीने में। 5 महीने में 25,000 खर्च कर रहा है। ठीक है। टोटल 12 महीने हो गए ना, 7 5 12, तो 000, 8 2 10 5 15, 1 2 3 4 5, 55,000 रुपये वो खर्च कर रहा है, और बचा कितने रहा? 5,000 रुपये। तो इनकम यही तो होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 55,000 खर्च कर दिए, बचा लिया 5,000।
तो टोटल उसकी इनकम कितनी हुई 60,000। ठीक है जी। पूछ रहा है एक महीने में वो कितना कमाता है मासिक, तो 12 महीने कितनी है, तो एक महीने कितनी होगी, 12×5 = 60, 5,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्या बोल रहा है, 25 संख्याओं का एवरेज इतना है, पहली 8 संख्याओं का एवरेज इतना है, अंतिम 14 संख्याओं का एवरेज इतना है, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 3 कम है और 11वीं संख्या 10वीं संख्या से 3 अधिक है, तो 9वीं 10वीं का औसत बताना है। ये शायद आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। देखो 25 संख्याओं का एवरेज है 54। ठीक है। पहली 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 45। अंतिम 14 संख्याओं का एवरेज कितना है, 60। ठीक है जी। ठीक है। पहली 8 संख्या बची कितनी, 9वीं बची, 10वीं बची और 11वीं बची। ये बच गई, बाकी सब हमने यहाँ ले ली। एवरेज 54 है, तो मैंने माना कि हर एक संख्या 54 है, तो इन 8 संख्याओं को भी 54 होना चाहिए था, बट ये 45 है, तो एक के पास कितना कम है, एक के पास कम है 9, और टोटल संख्या कितनी है 8, तो इनके पास -72, 72 चेंज है इनके पास सम में। ठीक है। 72 की कमी है, और यहाँ पे 54 होना चाहिए सब संख्याओं को, बट इनके पास एक के पास 6 ज़्यादा है और टोटल 14 है, तो 14×6 = 84। इनके पास 84 ज़्यादा है, इनके पास 72 कम 84 ज़्यादा, तो ओवरऑल चेंज कितना आ गया, 6 और 2 8 का, नहीं 72 है ना ये, तो 8 और 4 12 का। ठीक है। 84 में से 72 गया 12। ठीक है। तो 12 इनके पास एक्स्ट्रा है, तो भाई होना तो 54 54 के हिसाब से था, पर इनके पास 54 के हिसाब से 12 एक्स्ट्रा है, तो इन्होंने जो इन तीनों के पास था, मैंने इन तीनों के पास भी कितना माना है, इन तीनों के पास भी 54 54 होना चाहिए, भाई तीनों के पास 54 54 54 होना चाहिए, पर इनके पास एक्स्ट्रा कितना है 12, तो एक्स्ट्रा जो 12 है वो इनमें से आया होगा इनके पास से, है ना, जो बचे हुए इनसे लिया होगा इन्होंने एक्स्ट्रा, तो इन तीनों ने 4 4 दे दिया इनको, तो इनके पास अब कितना बचा, 50 50 50, तो इन तीनों का जो योग है वो कितना होगा, 150 रुपये होगा, मतलब 150 होगा। ठीक है। अब उसके हिसाब से चलते हैं जो उसने बोला। पहली बात तो इन तीनों का योग कितना आ गया, 9वीं 10वीं और 11वीं का योग कितना आ गया, 150। ठीक है। बोला क्या इसने, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 3 कम है, अगर 10वीं संख्या x है तो 9वीं संख्या इससे 3 कम है। ठीक है। 11वीं संख्या 10वीं से 3 अधिक है, 10वीं से 3 अधिक है। ठीक है। तो इन सब का योग कितना है, योग है इनका 150, तो मैंने देखा 3x माइनस से प्लस का गया, 3x बराबर 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3×5 = 15 50। अगर x की वैल्यू 50 है, पूछा गया इसने 9वीं और 10वीं संख्या का औसत, तो 9वीं संख्या ये है, 10वीं ये है, तो 50 में से 3 गया 47, और x की वैल्यू है 50, तो टोटल कितना हो गया 97, अपॉन में 2 इनका एवरेज चाहिए ना, तो 2 चौक 8, इधर गया 2 8 16.5, 48.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टाइम बहुत तेजी से बीतता हुआ, जल्दी जल्दी से चलेंगे। ए बी और सी एक कंपनी में इतने इतने महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ए ने इतने रुपए, बी ने इतने, सी ने इतने इन्वेस्ट किए हैं, तो अर्जित लाभ कुल इतना है, सी का हिस्सा बताना है। ये 12 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, सी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रुपए इतने इतने हैं, तो भाई रेशियो बताना है मेरे को, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लूँ तो मेरे को प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। तो देखो ये 4 0, ये 4 0 और ये 4 0 खत्म। ठीक है। तो ए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 1 रुपया, तो ए का इन्वेस्टमेंट हो गया 12। ठीक है। बी 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 3 रुपये, तो 9×3 = 27 इन्वेस्टमेंट कर दिया। सी 5 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीने के लिए, तो 6×5 = 30, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 × 27 और 3 धाम 30। पूछा गया इसने सी का लाभ, तो सी का लाभ कितना है 10 रुपये, पहले ए का लाभ है 4, बी का 9, सी का 10, तो ओवरऑल लाभ कितना है 23, बट एक्चुअली में 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, है ना, रेशियो की 23 रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 से काट देंगे इसको 3 बार में, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी 3000, और 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। एक पात्र 2/8 भाग, एक पात्र का 2/8 भाग हैंड सैनिटाइजर से भरा हुआ है, टंकी 2000 लीटर सैनिटाइजर निकाला जाता है टंकी से, तो खाली हो जाती है, पात्र की क्षमता बताना है। भाई 2/8 वो भरा है, तो 8 हिस्से में से 2 भरा है, और अगर 2000 निकाल देंगे तो खाली हो जाएगा, मतलब इसमें से 2 निकाल दूँ तो खाली हो जाएगा, तो 2 रेशियो की वैल्यू 2000 है, तो कैपेसिटी 8 है, तो 8 की वैल्यू 8000। इतना इजी क्वेश्चन। 28। क्या पूछा है, इसका मान पूछा, ये तो सेम क्वेश्चन पहले भी आया आई थिंक। नियरेस्ट वैल्यू ले लो इसकी, 500 प्लस 1.95 की 2 इंटू 4.79 की 5 ले ली, माइनस 2.87 की 3 ले ली, और डिवाइडेड बाय
20 मान लिया उसको, है ना, नियरेस्ट वैल्यू ले ली। तो ये कितना हो गया 500, ये इंटू है 2 पंजे 10, तो 510 माइनस 3/20, तो ये अप्रॉक्स पॉइंट में समथिंग आएगी, तो 510 के आसपास, तो यही ऑप्शन है, तो यही करेक्ट होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 3 वर्षों में इतने 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 की वृद्धि होती है, उसकी वर्तमान आय इतनी है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी इनकम कितनी होगी। तो इजी तरीके से ही कर देता हूँ, टाइम अभी है नहीं, तो मैं आपको बेसिक तरीके से ही बता देता हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 इतने रुपए उसकी आज इनकम है, इनकम है नहीं, आय, हाँ ठीक है। 3 वर्षों में इतनी इतनी वृद्धि होती है, तो पहले वर्ष 20% बढ़ी, तो वो 120% हो गई। 120% मतलब 120/100, तो 20 × 20 = 50, ठीक है। 30% बढ़ी उसके बाद दूसरे वर्ष, तो वो 130% होगी, मतलब 13/10 हो गई। फिर 40% बढ़ी, तो 140/100 मतलब 7/5 हो गई, ठीक है। तो अब ये देखो, एक जीरो से तो ये वाली एक जीरो खत्म, 5 × 5 = 25, और 25 × 8 = 200, तो 800, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यूनिट डिजिट देखूं मैं, 1 6 8 4, तो यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करता हूँ। 7 × 21 1, 1 × 6 6 × 8 = 48, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 किस में, इसमें। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो कर लेना, मैंने यूनिट डिजिट से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन इतने मीटर लंबी इतने की स्पीड से यात्रा करती है, उसी दिशा में, सेम दिशा में इतने की स्पीड से यात्रा कर रही एक्स मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो एक्स का मान बताना है। पीछे बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं ऐसे ऐसे, तो एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी चलेगी, एक दूसरे को पार करने में वो दूरी कितनी चलेंगी, अपनी अपनी लेंथ के बराबर टोटल, ठीक है। तो पहली की लंबाई कितनी है 248, दूसरी की लंबाई क्या है, एक्स है, मैंने एक्स मान ली, दे रखी है इन्होंने, अपॉन में स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगी, तो 88 - 34, तो 4 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ मीटर दे रखा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना करेंगे, 5/18, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, रिलेटिव स्पीड आ गई 15, बराबर समय कितना लग रहा है 30 सेकंड। पीछे मैंने इसको डिटेल में समझाया आपको, ठीक है। ये 15 इधर गया मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया 450, और ये 248 इधर माइनस में आ गया, तो ये कितना हो गया 250, 202, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करते हैं। 72 छात्रों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, सभी छात्रों का औसत इतना है, तुलना में औसत अंक कितने हैं। वही सेम क्वेश्चन अभी जो पहले आया था, इसने बोला कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% अधिक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया बॉयज़, और ये गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% अधिक है, तो देखो 40% मतलब 4/10, मतलब 2/5। तो भाई अगर लड़कियों की संख्या 5 है, लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है, तो लड़कियों की संख्या अगर 5 है, तो 40% 5 का 2। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 7, ठीक है, क्योंकि 40% ज़्यादा है। सभी छात्रों के औसत अंक इतने हैं, लड़कियों की सॉरी लड़कियों का एवरेज अंक लड़कों की तुलना में 50% अधिक है। अगर लड़कों के एवरेज अंक 2 हैं, तो लड़कियों के एवरेज अंक इनसे 50 अंक 50% ज़्यादा है, तो 2 का 50% एक, तो यानी इनका 3 है, ये एवरेज है, और ये इनकी नंबर्स है, ठीक है। ये बोला ना इसने, लड़कियों का एवरेज अंक लड़कों की तुलना में 50% अधिक है, तो लड़कों का अगर 2 है एवरेज अंक, तो इनका 50% अधिक, ठीक है। ओवरऑल एवरेज इन्होंने सभी छात्रों का एवरेज कितना दे रखा है, 58 दे रखा है, ठीक है। तो सबका एवरेज निकालता हूँ अपने हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। 7 लड़के हैं, एवरेज 2 है, तो 7 दूनी 14 हो गया इनका टोटल मार्क्स। 5 लड़के हैं, एक के 3 है, तो 15 हो गया इनका टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20 और 9 29, 29 हो गया इनके मार्क्स का सम। और लोग कितने हैं? लड़के और लड़कियां कितने, 7 5 12, तो 12 से डिवाइड किया तो ये आ गया इनका एवरेज। बट एक्चुअली में एवरेज कितना दे रखा है, 58। मेरे मानने के हिसाब से एवरेज ये है, तो इस इतने रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 58 दे रखी है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लूँ, एक इंटू ऐसे कर दूँ, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 12 इधर गया इंटू में, इंटू 12, 29 नीचे आ गया डिवाइड में, तो 29 दूनी 58, 12 दूनी 24। तो मेरे हिसाब से एक रेशियो की वैल्यू आ गई 24। तो इन सब की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं अब हम। इसने पूछा लड़कियों का एवरेज मार्क्स, तो लड़कियों के एवरेज मार्क्स हैं 3 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 24, 3 रेशियो की 24 दिया 72, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। एन संख्या में आयताकार बॉक्सों की रंगाई की कुल लागत इतनी है, यदि रंगाई की लागत 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, और आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी दे रखी है, एन का मान बताना। एन संख्या में आयताकार बॉक्स है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, मतलब ये क्यूबॉइड है। कुल लागत इतनी है और 2 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर पे। लागत कितनी है टोटल? इतनी है ना। तो टोटल कितना सरफेस एरिया होगा जिसमें मैंने पेंट किया होगा? तो 2 रुपए लागत लग रही थी 1 मीटर स्क्वायर पे, तो ये कितना हो गया? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55,000। 55,000 मीटर स्क्वायर रहा होगा क्षेत्रफल जिस पर मैंने पुताई रंगाई की है 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा, टोटल लागत है ये। टोटल सरफेस एरिया ये था जिस पर मैंने रंगाई की है। तो भाई एक आयताकार बॉक्स का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? आपको पता है आयताकार बॉक्स मतलब ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड मतलब घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी। तो एल इंटू बी मतलब 150, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, तो बी एच इंटू 50 हो गए, प्लस एच एल मतलब 15×5 = 75 हो गया। ठीक है, ये आ गया एक का, एक बॉक्स का। ठीक है, टोटल बॉक्स कितने? इंटू एन मान लिया मैंने। टोटल बॉक्स इंटू एन हो गए। एक बॉक्स का ये था, टोटल बॉक्स का ये हो गया। तो सबका एरिया टोटल कितना है? 55,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार कलर बदलते हैं इसका। ये कितना हो गया? 275। तो 275 इंटू 2, तो 2 इंटू 275 इंटू एन बराबर ये आ गया। तो ये 275 यहाँ पे क्या है? इंटू में 2 इंटू 275, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। काटो इसको, किससे काटेंगे? 11 से काट दूँ, 11×22, 11×5 = 55, तो 11×5 = 55, 5,000। 25 से काटा, 25×2 ये 200, 2 एकम, तो एन की वैल्यू आ गई 100। तो 100 बॉक्स होंगे। ठीक है, आप समझ पाए ना? नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समय थोड़ा कम, तो आगे जल्दी जल्दी से बढ़ेंगे हम। ठीक है, दो नल हैं, एक टंकी में दो नल है जो क्रमशः इतने इतने मिनट में टंकी को भर सकता है। तो ए भर सकता है 12 मिनट में, बी भर सकता है 15 मिनट में। ठीक है, टंकी में एक निकासी पाइप भी है, तो भाई एक सी भी है जो माइनस करता है, निकालता है। सभी पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो एक बार टोटल टाइम वो निकाल लेते हैं, काम कितना होगा? 15×2 = 30, 15×4 = 60। तो ये 4 यूनिट भरेगा, ये 5 यूनिट भरेगा, तो 60 काम है टोटल। और 20 मिनट में काम होता है। जब ये कह रहा है जब सारे पाइप खोल दिए जाए, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी तीनों खोल दिए जाएं, तो काम कितनी देर में हो रहा है? 20 मिनट में। तो 20 मिनट में अगर काम हो रहा है 60 काम, तो 1 मिनट में 3 काम हो रहा होगा, है ना। ए करता है 1 मिनट में 5 काम, बी करता है 1 मिनट में 4 काम, और मिला के टोटल ये 3 काम कर रहे हैं। तो भाई ये दोनों 9 काम कर रहे हैं, तो ये 6 काम बिगाड़ रहे हैं। जब भी तो तीनों मिलके 3 काम कर पा रहे हैं, है ना। 20 मिनट में 60 काम किया, तो मतलब 1 मिनट में 3 काम किया। ये 1 मिनट में 5 काम करता है, 1 मिनट में 4 काम करता है। सी 1 मिनट में 6 बिगाड़ रहा होगा, जब भी तीनों मिलके 1 मिनट में 3 काम कर रहे हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? निकासी पाइप पूरी टंकी को खाली कितनी देर में कर देगा? 1 मिनट में 6 खाली करता है, तो 60 कितने मिनट में कर देगा? 10 मिनट, 10 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बढ़ते हैं आगे। क्या है भाई ये? पूछा गया इसने 2017 में कुल बिक्री इतनी थी, तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री। वीवो कंपनी कहाँ है भाई? वीवो पूछा है ना, तो वीवो ये है। 6% निकालना है 5,000 करोड़ का, टोटल बिक्री इतनी है, तो 6×5 = 30, 300 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक वर्ग अंतर्निहित है। तो एक वर्ग अंतर्निहित है वृत्त में, तो ये वर्ग है। इसकी त्रिज्या कितनी है वृत्त की? √2। ठीक है, तो आपको पता ही, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये वाली भी त्रिज्या है तो ये भी √2 है। ठीक है, ये क्या हो गया? स्क्वायर का विकर्ण हो गया। ठीक है, ये √2 यानी 2√2 हो गया। और स्क्वायर का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आ गई, यानी इसकी एक जो भुजा है वो 2 आ गई। यही पूछा होगा। क्या पूछा है इसने? अंतर्निहित वृत्त। तो वर्ग के अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या बतानी है, मतलब इस वर्ग के भी अंदर एक वृत्त होगा। तो भाई देखो उसका डायमीटर कितना होगा? इसका डायमीटर इतना होगा जितना इसकी भुजा है, और इसकी भुजा 2 है। तो डायमीटर 2 है तो त्रिज्या इसकी आधी, मतलब 1। ऑप्शन नंबर 1। अभी हम इसको गलत लगा देते, मेरी तुरंत यहाँ पे नजर गई वृत्त पे, इसलिए बच गए हम। चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं रीजनिंग को, कलर बदलते हैं। खतरी घंटी, लाल निशान। क्या बोल रहा है इसने? क्या बोला? 6 वाले के विपरीत बताना है क्या है। तो इसमें कॉमन 7 है और 8 है। देखो 7 और 8 कॉमन है, तो जो बचा हुआ है वो अपोजिट होते हैं, तो 6 के अपोजिट 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। निश्चित तरीके से समान है उस समूह को चुनना है जो अन्य से भिन्न है, यानी ऑड वन आउट छांटना है। तो ऑड वन आउट में मैंने आपको बताया है 99% केसेज में लास्ट वाले में ऑप्शन होता, लास्ट वाले में आंसर होता है। तो यहाँ से लास्ट वाले पेयर से आप चेक करना शुरू करें। तो WX -1, FG तो +1,
PQ -1 CD -1, इसमें +1 हो रहा है लास्ट वाले पेयर में, बाकी सब में -1 हो रहा है। तो ये वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इन स्टार की जगह पे इन साइंस को रख के देखना है। तो सबसे पहले भाई इसको देखो, सबको रख के मत देखो, बहुत टाइम खराब होता है। आपको करना क्या है, केवल ये देखो पहले कि जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो पाएगा क्या। तीसरे नंबर पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड रखना है। तो भाई 7/14 हो जाएगा, 1/2। और ना ही आसपास इनके मल्टीप्लाई है ताकि वो नीचे ऊपर कट जाए। तो इस वाले ऑप्शन को पहले मैं नहीं रखूंगा क्योंकि ये आंसर आएगा पॉइंट में, जबकि बराबर आंसर कितना है, कंप्लीट आंसर 43। तो इसको पहले नहीं रखूंगा, आप समझ पाए ना। तो ऑप्शन रखने की भी आपके अंदर मतलब आपकी अप्रोच होनी चाहिए सही, कि ऑप्शन भी किस तरीके से आप पुट करें। तो ये वाला तो मैं पुट नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन है चौथे नंबर पे है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है तो यानी 14 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको मैं पहले रख के देखूंगा फिर, ठीक है। 57 + 35 -7, ये मैं रखता जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और इंटू, ये क्या है, -7 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 43। लेट्स सी ये कितना हो गया, 2 × 7 = 14, 7, 7 × 7 = 49, माइनस हो गया ना, ये कितना हो गया, 7 5 12, 5 3 8 और 1 9। तो 92 में से 49 गए, कितना बचा, 12 में से 9 गया 3, 8 में 4 गया 4, 43 आ रहा है, बिल्कुल सही। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 दूनी 32 और 3, 35 दूनी 70 + 3, मिल गया लॉजिक, ठीक है। 73, ये क्या हो गया, 16 दूनी 32 + 3, 35 दूनी 70 + 3, लेकिन तो 140 से ज़्यादा होना चाहिए था ना, तो यानी ये तो लॉजिक है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मिल गया लॉजिक। तो क्या हो सकता है, सीधा डिफरेंस पे चलते हैं, जब कुछ ना मिले तो डिफरेंस पे आओ। 16 दूनी 32, 33 35, यानी कि 19 + 19, 35 दूनी 70, तो 35 और 3 38 + 38, और यहाँ पे 80, 8 5 13 + 57, तो 19 दूनी 38, 19 57, 1976। 19 के पहाड़े प्लस होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 76 प्लस करेंगे तो 206। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक सा, नहीं था, कंफ्यूज हो गए थे शुरू में। कंफ्यूज नहीं होते, मतलब दूसरा लॉजिक देख लिया था। निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 23 74 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 14 44 से संबंधित है। वो ये सेम क्वेश्चन है, बट आपको ऐसे दे दिया है लिख के। 23 74 से रिलेटेड है और 13 44 से रिलेटेड है, तो 18 किससे रिलेटेड होगा। भाई ये क्या है, 13 तिया 39 दिख रहा है, 39 में +5, और 23 तिया 69 में +5, बिल्कुल सही। इंटू 3 +5, देख लो सामने लॉजिक वो लगता है जो होता है, क्योंकि देख के पता लगता है आपको, मतलब हालांकि पिछला वाले क्वेश्चन में नहीं लगा था, बट आपको देख के आइडिया लगना चाहिए कि इंटू 3 के आसपास था। तो इंटू 3 +5 हो रहा है, तो इसमें इंटू 3 +5 करेंगे तो क्या होगा, 18 54 +5 59 59। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं, टाइम कम है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, 7 पुरुष हैं एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, तो बस इसी से ही हमने डायग्राम बना दी। 7 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए। बोला क्या, इसने M5 M1 और M4 दोनों का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन ये नहीं पता ना अगल बगल बैठा कौन है, M4 इधर है या 4 इधर है। खैर आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करेंगे। M6 M1 के ठीक दाएं हैं, ये सही हो गया। M1 अगर यहाँ है तो M6 इसके ठीक दाएं हैं। M6 M1 के ठीक दाएं हो गया बिल्कुल, ये एक है M1, ठीक है। M7 M6 या M3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इससे पहले भी कुछ बोला था किसने, ये रहा। M5 M1 और M4 दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो M1 और M4 का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे M5 होना चाहिए था, बट M6 है तो यहाँ नहीं बैठेगा। M1 अगर यहाँ है तो M4 यहाँ बैठेगा, और M1 और M4 का निकटतम पड़ोसी कौन है, ये, ठीक है। बोला गया इसने आगे, M7 M6 या M3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो M7 यहाँ तो नहीं बैठेगा क्योंकि M6 का पड़ोसी नहीं है। तो भाई M7 या तो यहाँ बैठे या तो यहाँ बैठे। अगर M7 यहाँ बैठेगा तो वो M3 यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। M3 इन दोनों अगल बगल में से एक ही बैठेगा, 3 जगह खाली है। तो अगर M7 बीच में बैठ गया तो M3 अगल बगल में से कहीं ना कहीं तो बैठेगा, तो वो पड़ोसी हो जाएगा। तो M7 यहाँ नहीं बैठेगा, M7 बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बगल में M3 नहीं बैठेगा, तो M3 बैठेगा यहाँ पे। बैठ गए, सिटिंग हो गई इनकी बिल्कुल। M7 के दाएं से दूसरे स्थान पे, M7 के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, M5, ये रहा इधर से दूसरे स्थान पे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, बहुत बेसिक सा सवाल था। GANT को ये लिखा जाता है, प्रोम को ये लिखा जाता है, तो भाई GANT 7 1
13, एक 14 और 20, कितना 8, 8 और 8 6, सॉरी 14 6 20 22, और ये कितना हो गया 42। 42 से 126 लिंक है क्या कुछ, 4 × 12 × 3 हो रहा है। इसमें कितना है, पी 16, आर, ओ और 13, ये कितना 8 8 8 16 4 20 2 22, 2 3 4 5, एक 6 6 है नहीं तो 8 6 14 19 20 2 22 2 3 4 5 6 6 62 का × 3 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, सही है। तो इनमें इनका प्लस करके, प्लेस वैल्यू प्लस करके × 3 किया है तो 7। पहली बात तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, सारे 3 मल्टीपल है। 7 एक 8 9 और एल, ये कितना हो गया 10 2 12 7 19, एक 29 × 3, 90 में से 3 कम 87। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। बार्क को ये लिखा जाता है तो भाई बी पहले से पहले का कनेक्शन देखो, फिर पहले से लास्ट का कनेक्शन देखो। बी लास्ट में दे रखा है बिल्कुल। ए का 3 दे दिया, आर का 1 नहीं हो सकता, के का भी 5 नहीं हो सकता। तो भाई आगे पीछे से इनका कोई रिलेशन तो नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो आप सबसे पहले जब ना लगे ना आगे पीछे से इनका कोई रिलेशन, तो सबसे पहले इनका चेक करो रैंडमली तो नहीं दे रखा कि भाई बी की वैल्यू 5, ए की 1, आर की 3, के की 2। अप्रोच आप सुधारो कि अगर पहले से और लास्ट से संबंध नहीं मिला तो मैं डायरेक्ट रैंडम वैल्यू देखता हूँ। बी की वैल्यू देखता हूँ, बी की कितनी दे रखी है 5, तो 5 दे रखा है बिल्कुल। ई की वैल्यू कितनी होगी, ई कहाँ पे, यहाँ पे, तो ई है सेकंड वाला यानी कि 7, तो 7 है, इसमें नहीं है 7 बिल्कुल। तो ए कितना है, ए की वैल्यू दे रखी है 1, तो एक कहाँ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों में है। आर आर की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो 3 इसमें नहीं है, इसमें है। और उसके बाद क्या बचा, डी डी की वैल्यू ये रही, डी की वैल्यू क्या है 9। देखो इसके हिसाब से आंसर आ गया। ठीक है, तो कई बार हम क्या ना लॉजिक ढूंढते रह जाते हैं और वो रैंडमली इसको दे देता है। ठीक है जी, तो यही अप्रोच आपको सुधारनी है कि सबसे पहले उसको चेक कर लो, हो सकता है दूसरा लॉजिक हो, बट चेक करने में क्या जा रहा है शुरू में। ई एफ ए बी सी आर एस एल एम एन वाई जेड, यानी कि +1 +2 +1 +2 ऐसे चल रहा है ना। ई एफ ए बी सी आर एस एल एम एन, ठीक है, ++2 +1 +2। तो भाई ये हो रहा है ना जी एच, ठीक है। तो आई से जे हो जाएगा लास्ट में, अरे भाई कहाँ मारकर चल जाता है। तो लास्ट में आई से जे हो जाएगा +1, तो जे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। फिर एन से +2 एन ओ पी हो जाएगा, तो पी यहाँ पे है, +2 यहाँ पे भी नहीं है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट। आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है जी, चलिए। अयस्क धातु, तो अयस्क से धातु मिलती है ना, अयस्क से ही तो निकलती है धातु। तो दूध से क्या बनता है भाई, दूध से दही बनती है, और क्या बनेगा, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ठीक आंसर। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ जा भाई। कथन निष्कर्ष, गांव में रहने वाले बहुत से लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में स्थानांतरित होते हैं। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है इसका, सरकारी अधिकारियों की अनिवार्य रूप से गांव में तैनाती करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई, बहुत से लोग भविष्य के लिए शहरों में स्थानांतरित हो रहे होते हैं तो अधिकारियों की तैनाती की जानी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, तो गलत होगा कंक्लूजन। शहरों और गांव के बीच अधिक परिवहन सुविधाएं बढ़ाएं, गांव में रहने वाले शहर में जा रहे हैं भविष्य के लिए, तो गांव को ठीक ना करें बल्कि उनको और भेज दें, तो ये तो मेरे हिसाब से दूसरा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही मेरे हिसाब से गलत लग रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है, बाद में देख लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में भाई मार्जिन ऑफ एरर आपको लेना पड़ेगा। सी डी बिल्कुल ठीक, एच आई जे सी डी +1 एच आई जे +2 एच आई जे के +3 ए बी सी डी +4 पी से यू +5 +6 और 11 से 18 +7, यानी +1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो भाई लेट्स सी, सबसे पहले एन है, चेक की मत करो, दूसरे पे सी है, चेक की मत करो, तीसरे पे देखना है। तो भाई तीसरे पे तो +3 होगा, तो एल एम एन ओ, तो तीसरे स्थान पे ओ आएगा, तो ये खत्म। चौथे स्थान पे क्या है, +4 होगा, तो +4 करेंगे तो क्या आएगा, ए में 4 प्लस करेंगे तो आएगा ई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। +4 ही तो करना है इसमें, ए बी सी डी ई, बिल्कुल सही, क्या दिक्कत है। जब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं तो आगे चेक ही नहीं करना ना, जल्दी जल्दी चलते हैं, हम तो फुर्सत में बैठे हैं भाई। पी क्यू आर एस टी पूर्व दिशा के सम्मुख होकर बैठे हैं, पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पे, पी जो है वो टी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, पी। ठीक है जी, ठीक है।
आर एस के बाएं से तीसरा है और साथ ही पी के निकटतम दाएं है, पी के निकटतम दाएं है आर, और ये एस के बाएं से तीसरा है, तो एस अगर यहाँ बैठा है तो बाएं से तीसरा, एक दो तीन, ठीक है। 5 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 हो गए। बोला है किनारों पे कौन बैठा है, तो पी और एस, पी और एस बैठे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, हर्ष अजीत का पुत्र है, ये तो रिलेशन आ गया, ब्लड रिलेशन, ठीक है। हर्ष जो है वो पुत्र है किसका, अजीत का पुत्र है, ठीक है। विनीता अजीत की पत्नी है, तो अजीत की पत्नी है विनीता, तो ये अजीत हुए पति। अजय हर्ष का बड़ा भाई है, तो हर्ष का एक भाई है अजय, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए हमने ऊपर भी लिख रखा है। ये बड़ा भाई है हर्ष का। नेहा अजय और कविता की एकमात्र पुत्री है, नेहा अजय और कविता, तो अजय और कविता की एकमात्र पुत्री है नेहा, ठीक है। पूछा गया है विनीता नेहा से किस प्रकार संबंधित है, विनीता नेहा के पापा की मम्मी है, तो मतलब दादी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई, सी से बी, बी सी, क्यू आर, डी ई, आर एस, एस टी, तो -1 हो रहा है सब में, तो यहाँ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। एच आई, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एच आना चाहिए ना यहाँ पे, माइनस होगा तो। और यहाँ पे एम है तो एम, एन है तो एम एन, और आर एस तो आर आएगा यहाँ पे, आर ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। सब में -1 करना है आपको, इजी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई ये, हम्म, इसमें यहाँ बोल रहे हैं यहाँ क्या आएगा, एरो को देखें तो पहले ऐसे, फिर साइड में, फिर नीचे, फिर इधर। एक छोड़ के एक तो नहीं है, क्योंकि इसमें एरो एक बार इधर हो रहा है, फिर 1 2 3, फिर एक ऐसे, एज सच मुड़ने का कोई रूटीन तो मुझे दिख नहीं रहा इस तीर का, तो आई थिंक कि ऐसे एक छोड़ के एक का लॉजिक होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो वो बेफिजूल में परेशान करते हैं। तो एक छोड़ के एक के हिसाब से भाई एरो आना चाहिए, पहले ऊपर नीचे, फिर एरो आना चाहिए ऊपर, तो इसमें ऊपर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। नीचे वाले ऑप्शन में देखें क्या है, नीचे वाले ऑप्शन में एरो ऊपर है, ठीक है। तो अब ये देख लो, जिस 2 ऑप्शन में एरो ऊपर है उसमें डिफरेंस क्या है, किस चीज़ का है। नीचे भी सेम, एल जेड भी सेम, तो यहाँ पे ओ ओ और यहाँ पे ओ ओ सी, तो ये देखना पड़ेगा हमें, ओ ओ आएगा या ओ ओ सी आएगा। तो भाई देखो, ऐसे ऐसे चेक करना है ना, तो सी, और यहाँ पे ये जो आगे था ये भी जुड़ गया, अब यहाँ पे ये जो आगे हैं ये भी जुड़ जाएंगे, ओ ओ सी हो जाना चाहिए। आई थिंक 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक, लेट्स सी आगे क्या होता है। एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा आपने, 6 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, यानी ऊपर के बराबर चला, ठीक है, 4 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, तो यानी फिर से दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर यानी बराबर, तो वापस उसी स्थान पे पहुंच गया। फिर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर मुड़ता है, तो दक्षिण नीचे की तरफ 8 किलोमीटर चला, तो ये 6 2 है, तो ये टोटल 8 हो गया। फिर दाएं बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, अरे भैया क्या चाहता है तू, बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चल गया, फिर से वो क्या कर रहा है, दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो वापस से इसी स्थान पे आ गया 3 किलोमीटर चल के, ठीक है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक तो 8 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 1, तो 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षरों की उस जोड़ी का चयन करें अन्य से भिन्न है, तो ऑड वन आउट छांटना है, वापस से वही करेंगे, लास्ट वाले उसको देखेंगे। तो PQRST +3, GHIJ +3, HIJK +3, QRST, तो यहाँ पे गलत है, बाकी सब में +3 है, यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है भाई, इससे ये लिस्ट रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, तो क्या होगा, देखो इसमें क्या करना है आपको, पहले से पहले का चेक करना है। पहले ओ से यू पे क्या होता है, ओ PQRSTU +6 हो रहा है, अब इसमें देखना है वही हो रहा है क्या, वाई से ई, 5 और 1 6, +6 हो रहा है बिल्कुल, तो इनमें पहले +6 चेक करो। सी से जेड पे +6 हो रहा है क्या, सी से जे पे, तो सी 3, जे 10, +6 नहीं हो रहा, गलत। STUVWXY नहीं हो रहा, +6। GHIJKLM +3 हो रहा है बिल्कुल। ABCDEFG +6 हो रहा है ना, हाँ यहाँ पे +6 हो रहा है, तो पहला तो ठीक है। अब एक बार लास्ट का देखो, ठीक है, पहले और लास्ट का देखो।
अब लास्ट में क्या है, GHIJK +4 हो रहा है, ठीक है। 4 और 4 8 +4 हो रहा है, तो एंड में +4 होना चाहिए। तो इसमें देखो STUVW +4 हो रहा है, बिल्कुल सही। OPQRS तो +4 नहीं हो रहा, इसमें इसमें हो रहा है। केवल ये वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, इन वाले लॉजिक्स को, खत्म काम। इसमें क्या है भाई, जल्दी जल्दी देखो। 27 37 +11, ठीक है। इससे इस पे क्या हो रहा है भाई, 68 78 88, यानी कि एक कम, यानी 19 प्लस हो रहा है। इसमें 90 100 110 20 3 23 प्लस हो रहा है। बार बार ये सवाल आ रहे हैं, देखो ये सारे मेरे को प्राइम नंबर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। गैप तो नहीं है प्राइम नंबर के बीच में, कई बार दो प्राइम बीच में एक प्राइम नंबर छोड़ के एक प्राइम नंबर प्लस करते हैं, तो ये 19 20 21 22 नहीं, प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद प्राइम नंबर 13 आएगा, और 13 के बाद 17 आएगा, बिल्कुल सही। तो 13 इसमें प्लस करेंगे, कितना आएगा, 8 9 10 11, तीनों एक 4 5, 51 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 51 में 17 जोड़ेंगे 68 आ जाएगा, बिल्कुल सही। क्रॉस चेक भी कर लिया। इसमें देखो क्या है भाई, यहाँ की साइड क्या आएगा, तो ऑप्शन से देखें पहले इनमें क्या डिफरेंस है। इस वाले जूते को देखते हैं पहले, साइड वाले जूते को, ये ऐसे दे रखा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया है, ये तो खत्म हो गया है ना। बाकी सब में जूता सेम है, बिल्कुल सेम है। और इनमें क्या डिफरेंस है, ये वाला, ये पतंग पतंग पतंग, नीचे स्क्वायर है। तो इसमें क्या पतंग है, पतंग है, बिल्कुल। तो नीचे स्क्वायर है, तो चौथा ऑप्शन भी खत्म। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बचा। इसमें डिफरेंस देखो किस चीज़ का है भाई, किस चीज़ का, ये है जूते के अंदर उल्टा ट्रेंगल सीधा ट्रेंगल। तो ये सामने है तो सीधा ट्रेंगल आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सुनार के आभूषण से कनेक्शन है, तो मूर्तिकार, मूर्तिकार का क्या होगा भाई, मूर्ति होना चाहिए ना। अर्ध मूर्ति क्यों लिख रखा है, मूर्ति होना चाहिए, बाकी सबसे तो रिलेशन दिख नहीं रहा कुछ एज सच। एक अलग है, चार में से ऑड वन आउट, नियॉन ऑर्गन हीलियम सोडियम, सोडियम धातु है, बाकी सब गैसेज हैं, ये आपको पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। चलिए, सभी तालाब झील हैं, तो सभी तालाब झील हैं, ठीक है। कोई नदी तालाब नहीं है, तो तालाब और नदी का कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ नदियां झील नहीं है, कुछ नदियां झील नहीं है, कुछ नदियां झील नहीं है, नदी और झील का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। कोई नदी झील नहीं है, कोई नदी झील नहीं है, कुछ नदियां झील, अरे वाह, कोई नदी झील नहीं है, कुछ नदियां झीलें हैं, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत टाइम बाद आता हुआ, जब ऐसे दिया होता है ना, कोई नहीं है और कुछ है, सेम एलिमेंट है, एक में कोई नहीं एक में कुछ है, तो इसमें इधर और का केस लगता है, और ऑप्शन भी दे रखा है, तो ये वाला करेक्ट होगा, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, काफी टाइम बाद ये देखने को मिलता हुआ भाई, जल्दी जल्दी से करते हैं। सभी मधुमक्खियां हॉर्नेट है, कुछ मधुमक्खियां ततैया हैं, तो कुछ मधुमक्खियां ततैया हैं, कुछ हॉर्नेट ततैया हैं, कुछ हॉर्नेट ततैया हैं, बिल्कुल ये वाले हैं। कुछ ततैया मधुमक्खी हैं, कुछ ततैया मधुमक्खी हैं, बिल्कुल है। तो ऑप्शन कौन से दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी चलते हैं। क्या बोला है? वह, लड़के ने इशारा करते हुए सोहन से कहा, वह राज का पुत्र है जो मेरी छोटी बहन का पिता है। तो मेरी छोटी बहन का पिता मेरा ही पिता हो गया ना, और वो राज का पुत्र है, राज का पुत्र है, और मेरी छोटी बहन का पिता है। वह राज का पुत्र है जो मेरी छोटी बहन का पिता है। तो राज का पुत्र मतलब मेरा भाई, ये वाला राज का जो पुत्र होगा वो मेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी राज का पुत्र है जो तस्वीर में दिख रहा है, और वो मेरी छोटी बहन का पिता है, मतलब राज जो है वो मेरी छोटी बहन का पिता है, तो राज मेरा भी पिता है। पूछा गया इसने राज सोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो राज जो है वो सोहन का पिता है ना, तो भाई पिता होना चाहिए, पिता होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से चलते हैं। इसने क्या बोला, +2 +4, 7 और 1 8 +8, और इसमें क्या हो रहा है, 6 +16, तो डबल डबल प्लस हो रहा है, 2 4 8 8 2 16 32, 32 प्लस होगा तो कितना आएगा, 7 3 10 9, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई जल्दी जल्दी से, टाइम बहुत कम बचता हुआ। इसमें क्या है भाई, 12 चौक 48 +1, दिख रहा है आपको सामने से, ×4 +1, ठीक है। 49 चौका 200 -4 196 +1, बिल्कुल सही। तो इसमें भी 19 चौक 76, 7 चौक 28, 788 +1, बिल्कुल सही। तो इसमें भी ×4 +1 आना चाहिए। तो भाई यूनिट डिजिट से देखते हैं भाई, 9 चौक 36, 36 में एक जोड़ेंगे 37, तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, केवल इसी का है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट से आपने कर दिया। अरे भाई जल्दी करते हैं, टाइम जाता हुआ। 4 किलोमीटर चलने के बाद एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण की ओर चला 4 किलोमीटर, चलने के बाद वो पूर्व की ओर मुड़ गया, तो पूर्व की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर चला। फिर से वह उत्तर की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, सॉरी।
12 किलोमीटर चला तो क्या बोला इसने, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ पे है ये 4 हो गया, तो ये 8, वाह 8 मैंने पहले ही बोल दिया, वेरी गुड। तो 8 ये हो गया, ये नीचे 6 हो गया, तो ये कितना होगा 10, ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा ये। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ट्रिपलेट होता है 10, ये इसका आंसर। अरे भाई सी एट द रेट डी, और ये क्या है भाई, डब्ल्यू परसेंटेज एक्स, तो डब्ल्यू परसेंटेज एक्स का मतलब होता है सी परसेंटेज डी, का मतलब है सी डी की मात्रा है, तो सी मात्रा है डी की मतलब एक्स की यहाँ पे, ठीक है। एक्स डॉलर ये किसका, सी डी का, डी की पत्नी है, तो ये सी पत्नी है डी की मतलब वाई की, तो ये पति हुआ, ठीक है। वाई एंड जेड का मतलब है सी डी का दामाद है, तो वाई दामाद है डी का, तो डी, डी कौन है, जेड, तो जेड ये हो गया इसका पति, है ना, इसका दामाद है ना, ये बेटी का पति है, ठीक है। तो बोला कि डब्ल्यू जेड की पुत्री के, डब्ल्यू जेड की पुत्री बिल्कुल नहीं, डब्ल्यू जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड की पत्नी है, नहीं जेड डब्ल्यू की पत्नी, गलत है, जेड डब्ल्यू की पुत्री है, जेड पुत्री नहीं है, जेड डब्ल्यू का पति, ये पति है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत कम टाइम बचा है, इस भी शायद नहीं कर पाएंगे क्या हम। यहाँ पे मिरर इमेज का शुरू में 3 3 3 कैसा होगा, उल्टा होगा, तो ये खत्म। जेड कैसा होगा भाई, जेड ऐसा होगा, तो जेड जेड, दो ऑप्शन खत्म, यही बचा, लो दो सही कर दिया हमने शुरू में। इसमें भाई क्या करना है, प्लस माइनस आपस में बदलेंगे और इंटू और डिवाइड, तो इंटू की जगह डिवाइड आ जाएगा, तो 10 चौक 40, माइनस की जगह +20, प्लस की जगह -10, डिवाइड की जगह इंटू, 10 दूआ 20, +20 -20 कट गया 4, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी, अरे आजा भाई आजा। ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑप्शन में देखें, ऊपर बिंदु नहीं आएगा, सेकंड वाला हो सकता है, हाँ थर्ड वाला, फोर्थ वाला नहीं है, सेकंड वाला ही दिख रहा है, बिल्कुल सही। त्रिभुजों की संख्या, अबे यार त्रिभुजों की संख्या बाद में देखेंगे, ये बेफिजूल में टाइम खराब करते हैं। इसमें देखते हैं क्या है, जी से ई की तरफ जाना है, तो जी से एन की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल, और एन से ई की तरफ जा सकते हैं। आपको मैंने डोर स्टेप खुला और बंद का बता रखा है ना आपको, बिल्कुल जा सकते हैं, ये सही है। जिधर से गेट खुला उधर से इधर की तरफ जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं। नेक्स्ट है एच से एन की तरफ जाना है, तो एच से जी की तरफ जा सकते हैं, जी से एन की तरफ जा तो सकते हैं, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि इसके नीचे भी डोर है इक्वल का, इसके नीचे भी इक्वल का डोर है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल का डोर नहीं है, तो इसीलिए इसमें से कम एक के नीचे इक्वल का डोर नहीं होना चाहिए था, तब ये ठीक होता, बट इसके दोनों के नीचे इक्वल का डोर है, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत होगा। अभी टाइम कम है, कभी डिटेल में इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो केवल एक वाला कंक्लूजन सही है। अरे भाई क्या हो, अच्छा चलते हैं जीएस पे, जल्दी जल्दी से चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष डैश में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अभी पिछले मॉक में ही आया था सेम क्वेश्चन। खाना पकाने की सामग्री सिरका डैश अम्ल, कि एक जलीय विलयन होता है, सिरका 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 होता है एसिटिक एसिड। वस्तु के आयात और निर्यात पर लगने वाला कर, अरे यार ये तो बार बार आ रहा है, पहले भी आया था क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हितवादी कहते हैं इन्होंने, हाँ। नई केंद्रीय अनुसंधान भवन की आधारशिला कहाँ है, अरे यार ये मेरे हिसाब से 1001 बार आ चुका है, नई दिल्ली। अभी जो हम मॉक लगा रहे हैं उसी में आ रहा है बार बार क्वेश्चन। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है, संविधान की आत्मा तो भाई प्रस्तावना को ही कहते हैं। टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा, अरे भाई कितनी बार पूछोगे। एस अगेंस्ट एक एस अगेंस्ट ऑड्स, पोतगा गोदी बाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित किस स्थान पर पाया गया, पोतगा गोदी बाड़ा मतलब बंदरगाह, लोथल गुजरात। पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? अभी पिछले शायद एनटीपीसी का मॉक में आया था, किसमें आया था, बार बार रिपीट कर रहे हैं लोग। भोपाल, गोपाल बोल रहा हूँ, भोपाल की त्रासदी 1984 में हुई थी, काफी फेमस है, आपको पता होना चाहिए। कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है, झेचे राब्स झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज सिंधु नहीं, पहले भी आया हुआ है ऑलरेडी मॉक में। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसको अभी आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे, अभी 6 मिनट रहेगी। राजवंश की राजधानी से सही ढंग से मेल नहीं खाता, प्रत्यार गुजर प्रत्यार की कन्नौज, पल्लव की कांची, चालुक्य की, ये तो अभी रिसेंट मॉक में आए थे एक दो में, तो चालुक्य की भाई बादामी थी, तंजौर नहीं थी। अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का है, जलोढ़ मृदा का है, 40% भाग पे पाई जाती है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, पिछले मॉक में आया था। कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती, गोंड तो रहती है, क्योंकि वो भी था इनका विद्रोह वगैरह, संथाल का भी विद्रोह था, मासाई और थारू में से, इनमें से नहीं पता, मासाई लगा देते हैं, नाम भी ऐसे ही लग रहा है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया इंदौर में। पिछली बार हमें नहीं पता था, क्योंकि ऑलरेडी एक मॉक में आया था, शायद पिछले एक दो मॉक में आया था, दूसरे मॉक में आया था इससे पिछले वाले में। खैर, तब हमने देख लिया था, उस मॉक में नहीं कर पाए थे, बट अब तो पता चल गया ना। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, तीस्ता है, सियांग है, टोम्स, मानस है। भाई भाई अभी कुछ दिनों पहले रोहित भाई ने मेरे से सवाल पूछा था कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था, बट रोहित भाई ने मुझे बता दिया था। तो अगर रोहित भाई सुन रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। तो टोंस जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसकी नहीं है। नागालैंड अपनी जो सीमा है वो किस देश के साथ लगाता है? किसके साथ लगाता है? म्यांमार के साथ। ये पिछले मॉक में आया है। लोकसभा में अधिकतम जो संख्या है वो कितनी है भाई? वो है हमारी 550। संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से है? अभी सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं भाई ये लोग। भारत में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में? कहीं पे भी कहीं पे भी ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? सेम क्वेश्चन अभी तो आया था मॉक में ये। तो मित्र पर गमछा झार, झार मी ओडिशा में नहीं हो सकता। झिल्लीबद्ध राइबोसोम्स वाला कौन सा कोशिकांग अंग कुछ प्रोटीन का उत्पादन कुछ उत्पादन तय गुणवत्ता नियंत्रण पे है? पता नहीं यार, पढ़ा ही नहीं जा रहा, टाइम बहुत कम है। पूर्व की तालवी, तो ये अभी अभी किसी उसमें आया था मॉक में, उस वक्त हमने गलत किया था, लेकिन अभी सही कर रहे हैं, तेलुगु है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण की घटना को कहते हैं? कोलाइडी कणों द्वारा ये थी कौन सा इफेक्ट? टिंडल प्रभाव। किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा अभी मॉक में आया था? पीर पंजाल। सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। असहयोग आंदोलन के समय पे वायसरॉय कौन था? अभी मॉक में भी आया था ये। 1919 में कौन था? जेम्स फॉर्ड। एक कर प्रणाली है जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करती है। एक सेकंड, ये कह रहा है कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से अधिक। अनुपातिक तो वो होता है जो कम आय वालों से। एक सेकंड, इंग्लिश में देखते हैं क्या है। वैसे प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वो होता है जो ज़्यादा वाले, जो ज़्यादा इनकम होती है उनसे ज़्यादा कर लिया जाता है। महाजनपद का पहला शासक विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। पहला शासक था बिम्बिसार, अभी ये रिसेंट मॉक में आया था। संयुक्त, ये भाई मुझे करंट अफेयर का कुछ नहीं पता। जापान की मुद्रा येन अभी आया था, ये भी मॉक में। प्लासी के युद्ध के बाद देश को बंगाल का नवाब बनाया गया था? किसको बनाया था? मीर का नहीं, मीर जाफर को बनाया था। 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता? ये अभी रिसेंट मॉक में आया था, जिसमें हमने इसको छोड़ा था या शायद गलत किया था। तो इसका सही आंसर था उदय शंकर। देख रहे हो रिसेंट मॉक का एनालिसिस कितना जरूरी है। उस वक्त मैंने जो छोड़े या गलत किए थे वही आ रहे हैं आंसर, वही आ रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो गए। बट मैंने उसको एनालिसिस किया ना, तो आप भी एनालिसिस करेंगे तो मार्क्स आगे बेहतर आएंगे। खैर, भारत ने देश में अपनी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 51 में। कौन से संविधान संशोधन में सिक्किम को, अरे यार सिक्किम का कितनी बार पूछोगे भाई। भारत में शीतकालीन मौसम की अवधि है भाई, मार्च तक तो नहीं जाती, जनवरी से आगे जाती है, दिसंबर यही होगी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। भाई ये भी पिछला क्वेश्चन है, इनको मिलाना है भाई, जल्दी जल्दी मिला दो। 368 होता है संविधान में संशोधन, तो भाई एक का 3 होगा, और एक का 3 केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है। एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग, ये पहले भी क्वेश्चन आया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको आरबीआई में कन्फ्यूजन नहीं होना, डीपीआईआईटी करता है इसको काम को, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? ये विवेकानंद जी के गुरुजी थे, तो इनका नाम था चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। राज्य पुनर्गठन आयोग, अरे यार ये भी पहले आया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? ये भी पहले आया हुआ है, तो ये पूर्वी भारत का है। अभी आया यार, ये पिछले मॉक्स में आए हुए हैं ये। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29, 30, ये लगाते हैं, कंफर्म नहीं है, मतलब श्योर नहीं हूँ, आगे देखते हैं ना। वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक किस विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया? पश्चिम एशिया में शीर्ष स्थान। ये तो यार सेम ही रिपीट हुआ ना, ये लगाया था हमने पिछली बार, सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? पहली पूर्ण महिला बटालियन, ये था सीआईएसएफ या एसएसबी? सीआईएसएफ था शायद, ये न्यूज़ में पढ़ा था मैंने। अनुसूची में 3 सूचियों राज्य संघ समवर्ती का प्रतिनिधित्व करता है? भाई 7वीं अनुसूची में है तीनों के बारे में।
ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी भाई? ऑस्कर की शुरुआत आई थिंक 1900 में हुई थी क्या? आई एम नॉट श्योर, गैस कर रहे हैं ना, गैस कर रहे हैं, देखते हैं। अरे भाई क्या हो गया, इसमें कितने रह गए? एक और एक, दो। पहले यार मैं उसको देखता हूँ ना, ट्रायंगल वाले, नहीं इसको ही पढ़ लेते हैं पहले जल्दी से। स्वदेशी में संबंध में लिखने का सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन की जड़ें ब्रिटिश फैसले के विभाजन, बिल्कुल आंदोलन के विरोध में थी, विभाजन विरोधी आंदोलन में है, ठीक है। उन्होंने विभाजन कर दिया था ना बंगाल का, इसलिए उन्होंने चरमपंथी बंगाल के स्वदेशी आंदोलन पर प्रभाव डाला, ठीक है। महिलाओं की भागीदारी नगण्य, बिल्कुल ठीक हो सकता है। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई, आई थिंक ये गलत होना चाहिए, सच ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं इसके बारे में। आइए यार पहले इसको देख लेते हैं, इसमें ट्रायंगल रह गए थे ना। कितने ट्रायंगल है इसमें, देखें जल्दी जल्दी से देखते हैं। अरे अभी टाइम एंड का चल रहा है, देखते हैं। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, सात, आठ। और कोई सही दिख रहा ना, एक दो तीन चार पाँच छः, ये सात, ये आठ। ऑप्शन भी आठ नौ है, तो आई थिंक आठ ही होंगे। लेट्स सी, इसमें कौन सा सवाल रह गया था? राइबोसोम कौन सा कोशिकांग कुछ प्रोटीन के तहत शामिल है? सी लगाए थे, है ना। कुछ तो वो मैंने पढ़ नहीं पाया क्वेश्चन, बट थोड़ा सा रिस्क तो लेंगे हल्का फुल्का सा। क्या रहा भाई रिजल्ट? यार ये समझाते समझाते ना, थोड़ा आपको समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन मेथड भी समझा देता हूँ कई बार, तो इस वजह से थोड़ा ना टाइम का इशू हो जाता है। और ऊपर से थोड़ा ये मेरा मार्कर ऐसा है कि मुझे माउस से चलाना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है जी। बाकी भाई आज हमारे करेक्ट, बहुत बढ़िया, आज हमारे करेक्ट हुए 114, जिसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारी जीएस को। और फिर भी हमारे 5 क्वेश्चन गलत हुए आज, ऐसा क्यों? श्रेय जीएस को इसलिए जाता है भाई क्योंकि जीएस अच्छी है, ये नहीं, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बहुत, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गलत कर रहे हैं रिपीट करके, भाई रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मॉक को अच्छे से एनालिसिस, एनालिसिस, अरे यार क्या हो रहा है, मॉक का अच्छे से एनालिसिस करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक का आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ना केवल मॉक में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम में भी आपको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके होते हैं वही तो बार बार रिपीट करते हैं। अब नया युद्ध तो बनाएंगे नहीं ना वो लड़ने के लिए, तो वही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो खैर अभी भी हमारे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, पता नहीं कहाँ गलत हुए हैं, शायद मैथ रीजनिंग में हो गया हो एक आध दो क्वेश्चन गलत, तो जिसके चांसेस तो शायद कम ही रहते हैं। बट जीएस में तो ऑलमोस्ट सारे ही सही थे ना आज तो, क्योंकि सारे वो थे पीवाईक्यू जो पहले मॉक में आए हुए थे। खैर जो भी है, लेट्स सी, देखेंगे इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद कि क्या हमारी गलती रही या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो चलिए ये था आज का हमारा मॉक, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा आज अच्छा रहा, 114 करेक्ट हुए हैं। और इसमें इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीएस के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही थे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुश होने की बात इसमें तो नहीं है, है ना। तो बाकी ये दुख की बात है कि 5 गलत हुए हैं, अब पता नहीं कौन सा गलत हुए हैं। तो भाई मार्क्स इतने बने हमारे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो इस वजह से तो इसमें थोड़ा सावधान रहना, फालतू के तुक्के मेरी तरह मत लगाएं, जैसे मैं लगा रहा हूँ तो शायद तुक्के गलत गए हों एक आध दो तो। खैर ये हमारा स्कोर है, इतने हमारे करेक्ट रहे हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है, 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो 2 दिन बाद से एग्ज़ाम शुरू है, तो बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहिए, मॉक को अच्छे से एनालिसिस करिए मॉक का, और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए लगातार, ठीक है। मॉक लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। बढ़िया होगा एग्ज़ाम। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।